गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम सवाल से, और सवाल आज पहले करेंगे सबीन से। और सवाल ये है कि हाउ डू यू इन्वेस्ट एंड वेयर डू यू इन्वेस्ट? आई इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करें। आपके सारे रिश्ते, आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। बिकॉज मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत इन्वेस्ट करती हूँ। लोग मुझे सेल्फिश बोलते हैं कभी कभी। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली ओके विद दिस टैग। इट्स बिकॉज अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो कोई मेरा ख्याल रखने नहीं आएगा। और ये सोच आप लोगों की होनी चाहिए। मैं इसको बहुत इनकरेज करती हूँ। हम इतने सेल्फलेस हो जाते हैं, स्पेशली मैं ख़वातीन की बात करूँगी यहाँ पे, इतने सेल्फलेस हो जाती हैं कि ये भूल जाती हैं कि आपकी अपनी ज़ात भी, आप एग्जिस्ट करती हैं। जब आपका बुरा हाल हो जाता है ना, मतलब आपकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपके पेरेंट्स ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो लोग फिर आपको यही कहते हैं ये क्या कर लिया अपने साथ। और पूरा प्रोसेस देख रहे होते हैं। सही बात। और कहते हैं ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ। और ये 2 दिन में नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ये बड़े टाइम के साथ एक प्रोसेस आपको इस तरफ लेके जाता है। एब्सोल्युटली। आज का सवाल ये करने का मकसद भी ये था कि वो जो फौरन से माइंड में आता है ना कि कॉर्नर प्लॉट 5 मरले का 10 मरले का, वो इन्वेस्टमेंट अपनी जगह। लेकिन जो सबीन आपने बात की, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो आप एक्सेल भी करते हैं, प्रोडक्शन आपकी अच्छी होती है। व्हेन यू विल फील हैप्पी, तो आपकी वजह से आसपास एक माहौल अच्छा क्रिएट हो जाता है। और जो सबीन आपने बात की रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्ट करना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, टाइम दे रहे होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट आपकी होती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, एम्पैथेटिक आप हो रहे होते हैं। सो ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो पे बैक कर रही होती है आपको इन एक्चुअली। क्योंकि जब एक इन्वेस्टमेंट के बाद आपको आपका जो एनवायरनमेंट है वो एक हेल्दी नजर आता है, तो फिर आप कहते हैं यू हैव डन समथिंग। और ये बड़ा ज़रूरी होता है हम सबके लिए करना। एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सिर्फ जी मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स पे कर दूंगा और अपने पार्टनर पे कर दूंगा या बच्चों पे। नो, पूरा एनवायरनमेंट आपका वर्क उसमें इंक्लूड है, आपका प्रोफेशनल लाइफ उसमें इंक्लूडेड है, आपकी सोशल लाइफ भी उसमें समहाउ इसलिए इंक्लूडेड है कि अगर आपने एक लिमिटेड सोशल लाइफ रखी हुई है तो उसमें ज़रा आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं समहाउ। लेकिन प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ना मर्दों का भी यहाँ पे एक चीज़, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बट मैं उनको भी सजेशन इसमें ज़रूर देना चाहूँगी। जो हम सेल्फलेस होने की बात भी कर रहे हैं ना, मर्द भी देखें, हमने एंड्स मीट करने हैं। घर में आपने ज़ाहिर है खाना लेकर आना है, आपने कमा कर लाना है, तो वहाँ पर मर्द, आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक की, कार्डियक अरेस्ट के कितने केसेस होते हैं, वो मर्दों की भी ज़्यादा, बिकॉज दे डोंट एक्सप्रेस अपने ऊपर, वो भी इन्वेस्ट करते नज़र नहीं आएंगे आपको कहीं। मतलब मर्द नज़र नहीं आएगा जो कहेगा अच्छा जी आज मेरा सेल्फ केयर डे है, या आज मैं अकेले कहीं जाना चाहता हूँ, या मैं अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना चाहता हूँ। आप मेंटल हेल्थ की बात करते हो, उन्हें नहीं देखेंगे। ये होगा कि ये रिलेशन भी लेके चलना है, ये रिलेशन भी लेके चलना है, ये भी रिलेशन लेके चलना है। तो सारी चीज़ों को लेकर चलते 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 अपने आप को बहुत निगलेक्ट करते हैं। और फिर आप निगलेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन पाइल्ड अप करती है। जब वो करेगी तो इवेंचुअली आपकी सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, वो प्रोफेशनली भी एंड पर्सनल लेवल पर। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बात करें, उसमें ये भी बड़ा ज़रूरी है। वो आपने मेंटल हेल्थ की बात की, मैं समझूंगा फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी तोंदे निकाली होती है ना, तोंद निकाली होती है, इतना पेट आपने निकाला होता है, लिटरली ये एक बीमारी है। सो अपने ऊपर काम करें, ध्यान दें, एक्सरसाइज करें। आप हेल्दी होंगे तो फिर उसकी वजह से आपकी जो पूरी जो फैमिली लाइफ है ना, वो मुतासिर नहीं होगी। बड़े लोगों को हिट करके आपके कैमरे के उस तरफ भी लोग चुप रहे हैं और कुछ की कोशिश ही हो रही है कि पेट अपना किसी तरह। उनसे मेरा कुछ ड्यू था, मैंने कहा पूरा कर दूं आज। चलो ये भी सही है। तो बड़ा जरूरी है, स्पेशली आप जिनकी तोंद निकली हुई है ना, स्पेशली आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो प्लीज कोशिश करें कि ऐसे लेवल करें इसको कि खाने पे ज़रा सा आपने हाथ होला रखना होता है। तो आप बताएं जी, आप हम क्या करते हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं? तो अपना जो तरीक़ेकार है वो हमें ज़रूर बताएं, हम आगे चल के शेयर भी करेंगे। अभी हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ। आज हमारे कुछ मौज़ूआत जुड़े भी हैं इससे, लेकिन ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज राइजिंग पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक एंटरप्रेन्योर से। और एक होता है ना कि अपने लिए रास्ता बनाना, एक मकाम पर पहुंचना, लेकिन ये एक सोच होती है कि किस तरह से आपने बाकी ख़वातीन को एम्पावर करना है। अब किस तरह से एम्पावर करिए कि एक ही छत के नीचे
3 तरीके के बिजनेसेस वो रन कर रही हैं। बुटीक भी है वहाँ पर उनकी, एट द सेम टाइम जो है ज्वेलरी का भी काम कर रही होती हैं, और तीसरी जो चीज़ है जी लेडीज सैलून भी वहाँ पर रन कर रही हैं। गिफ्ट्स की भी बीच में एक स्पेस एग्जैक्टली। अच्छा शुएब, ये एक स्पेस है जिसके अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ज़ाहिर है वो ख़वातीन भी वहाँ पर आती हैं, उनको भी एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है, और उसके अलावा ज़ाहिर है जो वर्कर्स होती हैं उनके लिए भी मौके होते हैं कि किस तरह से वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और वहाँ पर सीख भी सकते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई एक चीज़ रन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सैलून अगर आप रन कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करना, एट द सेम टाइम थ्रू आउट स्टाफ को मैनेज करना, बट 2, 3, 4 चीज़ें एक छत के नीचे करना, काफ़ी सारे बिजनेसेस को रन करना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज ऑब्वियसली। तो आज ये जर्नी है, इससे मुतालिक बात करें। तहरीम सैयद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इस प्लेटफॉर्म से मुतालिक हम उनसे पूछेंगे कि अच्छा ये क्या सोच थी कि एक ही जगह पे बुटीक भी हो, सैलून भी हो, गिफ्ट भी वहीं मिल रहे हो, और ख़वातीन एम्पावर्ड भी हो रही हो। तो तहरीम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। आपका शुक्रिया, मसरूफियत से आपने वक्त निकाला है। आई एम श्योर। बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया और इनकरेज किया मेरी सारी एक्टिविटीज। ग्रेट। 1 साल हो गया आपके इस प्लेटफॉर्म को। दैट्स वेरी नाइस। तो ये आइडिया कैसे कंसीव किया आपने कि अच्छा मुझे इस तरह एक ही जगह पे, एक ही स्पेस में डिफरेंट एवेन्यूज जो है लोगों के लिए एक्सप्लोर करने हैं? एक्चुअली में आपको पता है कि आजकल टाइमिंग बड़ी शॉर्ट हो गई है सबके पास, और बड़ा मुश्किल होता है स्पेयर करना सैलून के लिए अलग, क्योंकि जब हम इवेंट पे जाते हैं तो हमें हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सैलून सर्विसेज भी चाहिए, गिफ्ट भी चाहिए, फिर ड्रेसेस भी चाहिए, फिर उनको डिज़ाइन भी करना है, टेलर भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए। तो मैंने कहा वो जो टाइम है जो आप स्पेयर करते हैं पूरी मार्केट में घूम घूम कर, तो क्यों नहीं अंडर वन रूफ एक ही जगह बैठकर आप सारी चीज़ों को अपने बच्चे से एक इवेंट को बड़े रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकते हैं, और एक ही जगह आप बैठकर अपनी ड्रेसेस भी आप आराम से लाइक ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ज्वेलरी भी, और फिर खुद अच्छे से तैयार हो सकते हैं, और फिर एंड में आप गिफ्ट बास्केट लेके जाकर अपना अच्छा देखिए पूरा उन्होंने प्लान किस तरीके से किया है कि पहले आप आएँ, कपड़े आपके पास नहीं है, कपड़े खरीदें, ठीक है, बुटीक से आप सेलेक्ट करें, उसके बाद जो है आप सैलून जाएँ, सैलून जाके आप अच्छा से तैयार हों, तैयार होने के बाद ये है कि आप ज्वेलरी सेलेक्ट कर लें, ज्वेलरी सेलेक्ट करने के बाद वहीं से गिफ्ट लें, और गिफ्ट लेके आप अपने इवेंट पे चले जाएं। तो ये उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है, और उनके लिए ईजी हो गया जो कि वर्किंग हैं, और ऑब्वियसली उनके पास टाइम नहीं होता कि वो घर जाएँ और फिर अलग अलग दुकानों पर जाकर, तो वो जल्दी में जाके फट जो है वो तैयार होकर वहाँ से जा सकते हैं। यही पर्पज़ था कि अंडर वन रूफ इस तरह की सेटिंग की जाए कि टाइम जो है जो लोग नहीं कर पाते, इवन जिनके बच्चे होते हैं वो भी बड़ा मुश्किल होता है, शॉपिंग करना, मार्केट में घूमना, सबके लिए मुश्किल हो गया टाइम मैनेज करना। वाकई आपने आगाज बड़ा अच्छा कहा कि वक्त ही मुख्तसर रह गया ना आपके पास, तो आपको उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना होता है। ये तो बात होगी ना उन खवातीन की जो चाह रही हैं कि एक ही जगह जाएं, सब कुछ कर लें। फॉर दैट मैटर, फॉर एग्जांपल 2 फ्रेंड्स हैं, एक ने बुटीक जाना, एक ने सैलून जाना, तो इकट्ठे चले जाएंगे। और वाकई फ्रैंकली बताऊं ऐसे ही होता है। जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, जो लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं, उनका जो एक फीडबैक आपको मिलता होगा वो कैसा मिलता है? अच्छा शोएब, ऐसा है कि यू नो कि मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि लाइक मैं जॉब कर रही थी एज ए जॉब, लाइक एज ए जीएम, तो मैं एक ब्रांड के साथ अटैच थी, तो मेरे लिए एक सडन मुझे ये एक प्लान किया मैंने, और बिलीव मी कि 1 साल हुआ है। तो क्योंकि कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने ऐसे बनाई कि मैंने सिर्फ ये माइंड में कॉन्सेप्ट रखा कि कस्टमर को वापस नहीं जाने देना, और कस्टमर को वो सर्विस देनी है कि वो वापस खुद आए। ठीक है। तो वो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में मेरा कस्टमर रिपीट होना शुरू हुआ, और अच्छा मुझे फीडबैक मिला। मतलब हर चीज़ में मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि उनको सेटिस्फाई करूँ, वट एवर वो ड्रेसेस के हवाले से हो, सैलून के हवाले से हो, किसी, लेकिन कोशिश की कि सेटिस्फाई। तो अच्छा लाइक कस्टमर सर्विस पे वैसे भी जिसने फोकस किया उसने अपने बिजनेस को 4 चांद लगाए हैं। वो शुरू में ही नहीं ना, आपने भी शायद ये माइंड में नहीं रखा होगा कि आपने सिर्फ प्रॉफिट ही बनाना है, आपने क्वालिटी को देखा होगा और फिर प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट। टिल नॉट, मैं अभी तक ये काम नहीं करी, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि मैंने सिर्फ कस्टमर बनाना है। ओके, 3 साल मेरा कॉन्सेप्ट है ब्रांड बनाना पहले। एग्जैक्टली, ब्रांड बनाना, ब्रांड इमेज पे 3 इयर्स में इस पे काम करूंगी, उसके बाद मुझे पता है फिर अच्छा ये जितनी खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, थोड़ा सा उनके लिए भी बताएं, थोड़ी मैं चाहूँगी कि आप उनको टिप ज़रूर दें। हम देख रहे होते हैं कि इतनी स्किल्स होती हैं, आप सैलून के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं खवातीन, और अपने घर के अंदर हमने देखा है कि जी जो एक छोटा सा कमरा होता है उसको डेडिकेट कर दिया जाता है, और वहाँ पर एक सेटअप करके, और सारी मोहल्ले की औरतें वहाँ पे आ रही होती हैं, और वो सैलून्स लिटरली जो हम पॉलर कहते हैं ना, गली का पॉलर जो होता है, वो सबसे ज़्यादा चल रहा होता है बड़े बड़े सैलून से ज़्यादा, क्योंकि उनकी प्राइस भी बहुत कम रखी जा रही होती है। कोई टिप्स दीजिएगा उन खवातीन को जो कि स्टार्ट करना चाहती हैं, वो चाहे ज्वेलरी जो 3, 4, 5 चीज़ें आप शुरू आपने की हुई हैं उस पर्सपेक्टिव। जैसे भी ऐसा हुआ कि ये सिर्फ आउटलेट का माइंड कॉन्सेप्ट मेरा ये नहीं था कि खाली मैंने एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, मुझे ये था
कि जिस तरह मैंने काम किया पूरे लाइफ तो मुझे होता था कि लेडीज़ के पास स्किल्स हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये माइंड था, इसी पॉइंट से मैंने ये आउटलेट भी बनाया कि जहाँ स्किल्स होंगी वहाँ मैं इन्हेंस करूँगी। तो उसमें चाहे सैलून हो, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से हो, इवन ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं लेडीज़, आपको पता है, तो गिफ्ट बास्केट्स बनाती हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ रखी हैं और मैं अनाउंस करती हूँ फर्दन अपने पेजेस पे कि जो लोग ये काम करें वो मेरे साथ अटैच हो। तो उसके ये होता है कि मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें ट्रेन करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम आपको पता है कि जब सैलून सर्विसेज लोग, जैसे भी आपने खुद कहा कि गली मोहल्ले में सैलून खुले हुए हैं, लेकिन उनको अपनी स्किल्स का, उनके पास स्किल्स हैं लेकिन वो इन्हेंस नहीं करती। कैसे इन्हेंस कर सकती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बजट भी इन्वॉल्व ना हो? अच्छा, मैंने ना बहुत नॉर्मल ना इस तरह शेड्यूल्स बनाए, ट्रेनिंग बनाई है कि वो अगर उनके पास कोई स्किल्स है तो उसको प्रमोट कैसे करें, कैसे अपनी पेजेस पे लेकर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत सी, आपको पता है फैमिलीज़ में हमारे यहाँ होता है कि जी हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं होना चाहते, ठीक है, तो मैंने उनको कहा अपनी स्किल्स लेकर आएँ। उसके लिए छोटी सी मैं उनको जो टूल्स टिप्स होते हैं वो देती हूँ, ताकि वो सोर्स ऑफ इनकम अपना घर बैठकर नॉर्मली कर रही हूँ उसे और अच्छे से कर सकें। इसी तरह ड्रेसेस के हवाले से काम कर रही हूँ, जो डिज़ाइन करती हैं या कोई अपना काम करती हैं, जैसे आपको पता है टेलर का काम, अब तो आपको पता है हर घर में कोई ना कोई ऐसी लेडी होती है जो स्टिचिंग करती है, लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहती वो। तो उनको यही बोला कि घर बैठकर भी आप इसे अच्छे से सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं इसके, ना कि आप नॉर्मल वे में आप एक अच्छा सा ड्रेस स्टिच कर दें और उसे सेल कर दें। उसी के थ्रू आप एक अपना बुटीक घर में बैठकर बना सकते हैं। तो मैं इस चीज़ तरह के काम कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है इस हवाले से। सो अभी जो आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं वो कितनी एम्प्लॉइज़ हैं? मेरे पास 6 एम्प्लॉइज़ हैं अभी, और वो माशाल्लाह दे रहे, आपने 6 लोगों के लिए रोज़गार के मौके तो फराहम किए, सो कि उसमें से बहुत से ऐसे होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि अपना एक सेटअप लॉन्च कर सकेंगे प्रॉब्लली। और बहुत से जो आपने ट्रेनिंग्स की बात की, बड़ा अच्छा होता है वो ख़वातीन का आना, ट्रेनिंग लेना, स्किल सेट इंप्रूव करना एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, ताकि डील करना है, पता चले अच्छा कि प्रोफेशनल डीलिंग क्या है। ठीक है, स्किल होना एक बात है, फिर प्रोफेशनल डील करना है सेपरेट थिंग जो कि आप सीखते हैं फिर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इसमें तो आपको वैसे कुछ खाने पीने का भी ऐड करना चाहिए, कोई गोलगप्पे का भी कुछ ऐड होना चाहिए, कुछ चाट का कॉर्नर भी होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये चीज़ें चलती रहती हैं कि बाहर कोई ऐसा एक्टिविटी की जाए जिसमें हम ये काम करें ना, क्योंकि मेरी फील्ड रही है कुछ अर्सा पहले, एक रेस्टोरेंट से मैं अटैच थी, तो मुझे होता था कि नहीं ये भी, तो ये आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ऐसा इसके अंदर ये कमी रह गई है, ये भी होगी इंशाल्लाह। एक कोई स्टॉल ऐड कर दिया जाए, साथ साथ तैयार हो रहे, साथ साथ शॉपिंग, साथ साथ खाने खा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी बड़ी बात है कि मतलब इतनी चीज़ें मैनेज, आपके अपने लिए मुश्किल होती है चीज़ों को मैनेज करना, बिकॉज हर चीज़ का स्टैंडर्ड मीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे। और इवन एक सैलून भी है तो उसकी बेसिक चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। सबीन इज़ टू टफ, बिलीव मी, क्योंकि देखें आपको टाइम पे चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई चीज़ आपकी अगर टाइम पे नहीं मैनेज होगी तो वो वहाँ पे हम फेल हो जाते हैं। सही बात है। सैलून सर्विस की, जैसे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी एक अलग एक पूरा डिपार्टमेंट है। ड्रेसेस के हवाले से मुझे ये होता है, मेरे कस्टमर को आदत हो गई है मेरे साथ आकर, वो तो ज़रा सा भी देखते हैं ना कोई कमी पेशी या कुछ होता है या कोई ड्रेस नए नज़र नहीं आते, हर कुछ दिन बाद तो नहीं होता है क्या बात है नए ड्रेस नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे फ़ौरन मतलब जाने से पहले ही मुझे फ़ौरन उसे मैनेज करना पड़ता है और ड्रेसेस रखने पड़ते हैं, डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो मुझे तो बस मेरी ज़रा थोड़ी हेक्टिक होती है लाइफ, लेकिन इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर मेरे साथ होती हैं, जो मैं अगर मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं कस्टमर के हवाले से काम कर रही हूँ, तो वो इन डोर ये सारे काम कर रही होती हूँ, मैनेज करती हैं। तो मैं आउटडोर सारे मैनेज कर रही होती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हिना मेरे साथ होती हैं, सारी चीज़ें वो मैनेज करती हैं। तो बस ये इस तरह चलता है। और क्या इसको किस लेवल पे ले जाने की ख्वाहिश है? देखिए, ब्रांड तो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है, क्यों नहीं? लेकिन मैं काफ़ी लोगों को अपने साथ अटैच करना चाहती हूँ। जैसे कि बात हो रही है कि लेडीज़ को वीमेन पावर जो है ना, उसको वाकई एक पावर बनाना है, तो मैं उस पर बहुत काम कर रही हूँ। आपको इस सोच पे अल्लाह बहुत नवाजेगा इंशाल्लाह। देखें ना कि आप अपने लिए तो सोचते हैं, सो सोचते हैं, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप बहुत से लोगों के लिए रास्ता आसान कर रहे होते हैं, उनके लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं, कंडीसिव एनवायरनमेंट लेकर आते हैं कि वो सीखें और आगे बढ़ जाएं। जो हमने पहले भी बात की ना कि आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत से नए लोगों को आप भी सिखाते हैं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ चेन, ये जो चल रही होती है। तो इसमें ये भी बड़ा ज़रूरी है ना कि फिर अच्छा और सेटअप्स होना, एक सेटअप तो फिर नाकाफ़ी हो जाएगा। नहीं इंशाल्लाह ताला। अभी कल मेरी एक ट्रेनिंग थी, बिलीव मी, तो मुझे मतलब पिंडी में आपको पता है मेन हब में वो है मेरा आउटलेट, तो मुझे बड़ी डिमांड आई, बड़ी क्यूरीज आई कि अभी आप इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारे लिए बड़ा डिस्टेंस होता है, मतलब इस्लामाबाद से पिंडी आना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्लान तो है कि अल्लाह ताला करे कि इसी तरह से बुटीक भी होगी, सैलून भी होगा, ज्वेलरी भी होगी और गिफ्ट्स भी होंगे। एग्जैक्टली। वैसे वाकई
टाइम आजकल किसी के पास नहीं होता, इस्लामाबाद की आवाम भी खुश हो जाएगी कि एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे बिल्कुल सबको मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, गोल्स क्या सेट किए हैं आपने? वैसे सिर्फ इसी को, जैसे आपने बताया, एक आउटलेट आपने बनाना है, आगे इसको लेकर चलना है, बट आपके एक्सपीरियंस और भी है जी। तो क्या, बिकॉज मैंने देखा एक जगह पे आप टिकने वाली नहीं है, सैलून भी है, ज्वेलरी भी है, अब खाना पीना भी ऐड हो रहा है, बहुत सारी चीजें, कुछ और भी मुझे लगता है दिमाग में चल रहा है कि मल्टीटास्क। आपने बिल्कुल सही जज किया मुझे, मैं बड़ी मल्टीटास्क हूँ ना, तो मुझे वेरिएशन बहुत मैं करती हूँ, और वेरिएशन से होता यही है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है अगर आपके अंदर पैशन है। मैं ये समझती हूँ थोड़ा सा ना, और इनकरेजमेंट है कि लोग करते हैं, इनकरेज करते हैं, तो फिर कर देते हैं सब कुछ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम भी मैनेज हो जाता है, चीज़ें भी खुद हो जाती हैं, लेकिन हाँ हार्ड वर्क बहुत है, बहुत सख्त वाला टफ टाइम मुझे मिलता है, मुझे पता है, बट मुझे ऐसा लगता है जब काम सारा आपका एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज हो जाता है, जैसे अभी हमारी लास्ट ईद गुजरी, लाइक बहुत हमारा मज़ा आया, हमने चांद रात बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, मेरे पास माशाल्लाह बहुत मतलब एक्टिविटी थी, पूरा एक मेहंदी का सेटअप, एक पूरा ड्रेसेस के हवाले से भी सारा, तो एक पूरा एक अच्छा माहौल बना हुआ था। तो आपकी शोएब की बात, जैसे कि कोई माइंड में, तो मेरा यही है कि जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ बल्कि इस आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात करूँगी कि ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं, सैलून भी चलता रहे, जो वटेवर, ट्रेनिंग सेंटर ऐसे कि जहाँ पे लड़कियाँ आके सीखें, अपना बिजनेस करें, ऑनलाइन करें, घर पर करें, कहीं जाकर करें, लेकिन उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर जनरेट करें, और फाइनेंशियली, ताकि वो इंडिपेंडेंट हों, फाइनेंशियली एम्पावर्ड हों, और फिर डिसीजन मेकिंग में वो आगे हमें नजर आए। कोई टिप जो आप खवातीन को देना चाहती हैं इस वक्त, स्पेशली वो खवातीन तहरीम जो कि करना तो चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि फ्रॉम वेयर शुड दे स्टार्ट। शोएब, एक चीज़ ऐड करूँगी कि वो ज़्यादातर खवातीन इसलिए भी काम नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो कहती है हमारे पर घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, हम किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको ले, तो आप किस तरह मैनेज करती हैं और टिप्स क्या देंगी उन खवातीन? अच्छा, बड़ी अच्छी आप दोनों ने बात की है कि देखें, जब तक आपका अपना माइंड क्लियर नहीं होगा ना, आप कोई भी आपको डिश में रख कर नहीं देता, देखें ये तो एक बड़ी फ्रैंक, तो आपको खुद पहले तो सोचना है, टास्क बनाने हैं कि भी मैंने ये करना है, और उसमें लग जाए, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर पीछे वाला रास्ता भूल जाए, फिर बस आपने आगे चलना है, और अल्लाह ताला फिर मदद भी करता है, फिर रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इसमें बस थोड़ी एक बात ऐड करते हैं कि जो क्रिटिसिज्म आपके आसपास ही हो रहा होता है ना, ये मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि हमने ये देखा है कि नॉर्मली ख़वातीन को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, स्पेशली जो मैरिड वुमेन है, कि क्यों तुम्हारा शोहर नहीं कमा रहा, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, और ये कहीं बाहर की आवाज़ें नहीं होती हैं, घर के अंदर की आवाज़ें होती हैं, जो कि बहुत कमाई खा रहा है। हाँ, मतलब आप देखेंगे इस तरह के ये बड़े तल्ख जुमले हैं, हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये इस तरह के जुमले अदा किए जा रहे होते हैं, और आप ताना तो मर्द को दे रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसे हिट कर रहे हैं, आप हिट औरत को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसे इमोशनल डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतनी फोकस और जो काम करना चाह रही थी उसे आप ही के एनवायरनमेंट ने, आप ही के सेफ एनवायरनमेंट जिसे आप कहते हैं ना, आपके जिन्हें आप कहते हैं मेरे अपने हैं, मेरे प्यारे हैं, जिनके लिए मैं पूरा दिन रात काम कर रही हूँ, जो खातून कहती है, वो अपने ही डिस्करेज कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छी आपने बात की, और वाकई हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा, आपको पता है हर घर में ये होता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को फेस तो कर रही है हमारे यहाँ की ये लेडी। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपके अंदर एक सब्र का पैमाना, लेकिन अपने आप को इग्नोर ना करें। अगर कोई स्किल है तो प्लीज़ उसको ज़रूर आगे लेकर चलें। देखें, हम अगर ये बात सोचेंगे ना कि घर के बाहर बहुत ज़्यादा या घर के अंदर भी, तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा इग्नोर करके इन बातों को, अपने जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं उनको इन्हांस ज़रूर। इन शॉर्ट ढीठ मोड में चले। नहीं, मैं इसमें ये बात नहीं करूँगा ढीठ वाली, मैं इसमें ये बात ऐड करता हूँ। देखें, एक मेल पर्सपेक्टिव इसमें ज़रूर आना चाहिए। वो ये है कि पहले अपने जो आपके घर वाले हैं ना, आपके जो फैमिली, बैठें और ये बात करें, डिस्कस करें कि अच्छा मैं ये करना चाहती हूँ, आई नीड योर सपोर्ट। ये बात उनके सामने रखें और उन्हें कहें कि ठीक है, आपकी गाइडेंस के साथ करेंगे, आप अपनी राय भी ज़रूर दें, हम उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं करना चाहती हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ये बात आपने लाजमी करनी है, बैठ के आराम से तसल्ली से करें, इन अ वेरी गुड इन्वायरमेंट, जब सबका मूड अच्छा है, लाजमी करें। फिर जो सपोर्ट मिलती है ना आपको, बड़ी अच्छी होती है। हाँ, अगर आप वो जब ढीठ वाला लफ्ज़ आपने सभी यूज़ किया ना, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपने डिस्कस नहीं किया, अगर आपने कहा ना मैं खुद करूँगी जो मैंने करना है, वो मसला है ना हमारी सोसाइटी का, वो मर्द अपनी ना पे ले जाता है कि ये खुद कैसे कर रही है। तो ये मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि मिल के करें, टुगेदर। मर्द ना पे ना लेना, अग्रीड ना लें। अगर एक औरत, एक फीमेल पर्सपेक्टिव रख रही हूँ मैं सिर्फ, अगर एक औरत अपने आप को इतना कैपेबल समझती है और वो घर के वो होती है पर समझती नहीं है, बिकॉज ये मेल ईगो आ जाती है, क्योंकि उसको बताया जा रहा होता है कि आपके हमारे बगैर आप कुछ नहीं कर सकती हैं। सो ये वाला जो माइंडसेट है, इसकी वजह से एक औरत अपने आप को कैपेबल भी बड़ी मुश्किल से समझ रही होती है। उसे लगता है कि मैं सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। इफ़ शी नीड्स योर सपोर्ट,
वो कहेगी आपको सपोर्ट चाहिए, और अगर वो उसको सपोर्ट नहीं चाहिए तो वो अपने आप अपने बलबूते पे वो आगे बढ़ सकती है, वो काम कर सकती है। और हमने ऐसी बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी ख़वातीन देखी और ऐसे बहुत सारे मर्द देखे हैं जो ख़वातीन को काम करने देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, और जहाँ उनको सपोर्ट चाहिए होती है वहाँ पर उनको एक अच्छी मॉरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट स्टिल आपकी बात में मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि ऐसे में ज़ाहिर है मर्द औरत दोनों अपनी सारी जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलें, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। वो वाली जो आपकी बात है, आई डू एग्री विद दैट कि हम कहते हैं जी सब कुछ जाए, मैंने तो सिर्फ ये करना है। नो, आपकी एक घर भी है, एक फैमिली भी है, वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए, रिश्ते इग्नोर नहीं होने चाहिए। बात है। तो जो हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें ना, वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को म्यान रवि, हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आप बहुत तरीके से म्यान रवि के साथ अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को लेके और मिलकर आप चलेंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। वो मर्द के लिए भी है, वो औरत के लिए भी है, वो दोनों की सपोर्ट एक दूसरे के लिए होती है। वो जिस भी रिश्ते में आप होते हैं, मतलब हर रिश्ते में एक दूसरे की सपोर्ट बड़ी जरूरी होती है। तरीम, थैंक यू वेरी मच। सॉरी हमारी जरा क्लोजिंग बड़ी लंबी होगी इस मौजू पे, बहुत अच्छा लगा, पर्सपेक्टिव रखना बड़ा जरूरी भी था। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जिस मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया है, तशरीफ लाए वो अमेरिका से। हॉलीवुड की 6 फिल्म्स वो माशाल्लाह बना चुके हैं, जिसमें एक फिल्म है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खासी पजीराई उसको मिली है। बड़े अच्छे गाने भी उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में अब वो करने वाले हैं, जिसमें कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी उसका बाकी है। तो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता, लेकिन फिल्म मेकर बन गए। सो जो ट्रांजिशन था फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ फिल्म मेकर, ये ट्रांजिशन कैसे आया? आज के सवाल भी इसका शायर भी हैं जी, एक और भी एंगल रखते हैं, पर्सनालिटी का एक और रुख के शायर भी हैं। तो इतने सारे काम कैसे एक साथ कर लेते हैं? सो आज गुफ्तगू, ये सारे काम साथ हो रहे हैं, बारी बारी एक काम बारी हो रहे हैं क्या? हाँ, प्रोफेशनली कौन सा काम है, शौक का कौन सा काम है? बहुत सारे सवालात हमारे माइंड में जो कि हम रखेंगे डॉक्टर हसन के सामने। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों का जो है केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। हंसी खेल में जो है वो सुबह का शो हो रहा है, बस यही करते हैं जी हम। हंसी खेल में आते हैं, हंसते हंसते वापस चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिंदगी कैसे चल रही है? इट्स वेरी नाइस। अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ। आई वाज हियर फॉर 2 months। तो अभी एक फिल्म मैंने शूट की थी अमेरिका में, तो उसकी एडिटिंग जो है वो यहाँ पाकिस्तान में करने आया था। एडिटिंग यहाँ पे हो रही है? जी, मैं अपनी तमाम फिल्मों की एडिटिंग जो है वो पाकिस्तान में करता हूँ। एवरी टाइम आई मेक अ फिल्म इन अमेरिका, देन आई कम टू पाकिस्तान। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मेरा एक एडिटर है जिसका नाम है तैयब नवाज़। तो वो बहुत हमारी अच्छी केमिस्ट्री, जैसे आप लोगों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, बड़े अलाइंड है आप लोग। तो आप एक किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि एडिटिंग का काम जो होता है वो 12 से 14 घंटे का होता है रोज़ाना, फॉर मंथ्स। तो 3 महीने जो हैं वो लगते हैं फिल्म को एडिट करने में। तो आपको ऐसे किसी शख्स के साथ काम करना होता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें और प्रोफेशनल भी हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा फिर सोचता हूँ कि ओके, आई शुड गो टू पाकिस्तान। और बहन भाइयों से मुलाकात भी हो जाती है इसी बहाने, और पाकिस्तान की सैर भी हो जाती है। तो 2 महीने से मैं यहीं था और एडिटिंग चल रही थी, और साथ साथ जो है वो कुछ गाने थे मेरे, शायरी में लिखता हूँ बचपन से, तो मैंने सोचा कि कुछ गाने भी रिकॉर्ड किए जाएँ अगली फ़िल्म के लिए, जो कि मैं यहाँ पाकिस्तान में बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, तो पाकिस्तान में जो फिल्म बनने वाली है वो दैट वुड बी योर फर्स्ट फिल्म इन पाकिस्तान, राइट? नो, आई हैव डन 2 films बिफोर इन पाकिस्तान। कौन सी? एक फिल्म 2017 में मैंने की थी जिसका नाम था गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ठीक है, और वो 2018 में रिलीज़ हुई थी। अभी वो 20 चैनल्स पे वर्ल्ड वाइड जो है वो चल रही है। और एक दूसरी फिल्म थी गुमशुदा अमेरिकन लड़की, वो भी मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में की थी। अच्छा, तो 2 फिल्म्स यहाँ पाकिस्तान में, तो अब आप तीसरी फिल्म पाकिस्तान में करने का प्लान कर रहे हैं? और जी, वो आप और टोटल जो मेरी फिल्में हैं वो 6 हैं। 6 ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी मेड देम, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी मेकिंग माय 7th फीचर नहीं, फिल्म। तो जो 7th फिल्म है वो किस तरह डिफरेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? अगर देखा जाए, क्या किसी सोशल इशू को टारगेट करना चाह रहे हैं, या कॉमेडी का एंगल उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं? क्या उस फिल्म की कहानी जो है वो एक गडवी वाली लड़की है जो कि गडवी बजाती है, और उसकी लाइफ में जो है वो कुछ ट्रेजेडी हो जाती है।
तो उसके बारे में है इंटरेस्टिंग कि जो लोग गडवी बजा के यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी लाइफ और उनका कल्चर कैसा है। और वो लोग, क्योंकि इनका कल्चर जो है वो सदियों पुराना है, ये लोग मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और राजस्थान के इलाकों से इनका ताल्लुक़ है। तो हम, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ भी हिंदुस्तान से हम आए हैं, तो ये बहुत पुराना कल्चर है, तो उस कल्चर के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा इंसाइट हम इस फिल्म में देंगे गडवी में। और इसका जो आइडिया था वो कहीं पसूड़ी गाने से तो नहीं आपने कंसीव किया? नहीं, गडवी जो आइडिया था वो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 7-8 साल से जो है वो मेरे जहन में था। लेकिन क्या होता है कि आप जो फिल्में होती हैं वो दे आर जस्ट लाइक माई चिल्ड्रन, तो वो उनके ख्यालात जो हैं वो उभरते रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता शेप अप होते रहते हैं। फिर एट सम पॉइंट आप कहते हैं कि अच्छा अब मैंने ये करना है, या लेट्स डू इट। अच्छा, फिल्म बनाना बड़ा एक मुश्किल काम, बड़ा चैलेंजिंग इस वजह से मैं कहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना, कि प्रॉफिट में फिल्म जाएगी या नहीं जाएगी। कमर्शियल एस्पेक्ट तो होता है क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे लगे हुए होते हैं। फिल्म बनाना आसान कभी नहीं होता, हर कोई उठ के बना लेता है। एक तो क्रिएटिविटी चाहिए, एट द सेम टाइम पैसे चाहिए आपको। सो क्या आपको भी ये डर खौफ होता है, जिस तरह आप 7वीं फिल्म बनाने जा रहे हैं, कोई खौफ चल रहा होता है कि अच्छा फिल्म ने अच्छा बिजनेस ना किया तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, या आप कहते हैं कि नहीं मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, फिल्म बिजनेस करे ना करे इससे फ़र्क नहीं पड़ता? बात ऐसी है कि चूँकि मैं आई वॉज़ अ फिल्म मेकर राइटर सिंस आई वॉज 6 years old, तो मेरे अब्बा जी बड़े सख्त थे, वो हमें फिल्में नहीं देखने देते थे। तो लेकिन मेरा हमेशा से ख्वाब था, और फिर मैंने 8 साल जो है वो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में भी यहाँ काम किया था। फिर मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, डॉक्टर बना, देन आई मूव टू अमेरिका, और ये ख्वाब जो है वो साथ साथ चलता रहा। तो अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ टू मेक अ लिविंग, आई डू माई मेडिसिन, लेकिन जो फिल्म है वो मेरा शौक़ है। तो उसका एक बजट होता है, जैसे 2 करोड़ है, या तो वो मैं साइड पे होता है, अगर आ गया वापस तो ठीक है, ना आया तो सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील कि अगर जो है वो पैसे वापस नहीं आते। बस मुझे इतना चिल होना है जिंदगी में। I was about to say this. मुझे भी इतना चिल होना है। क्या करना पड़ता है वैसे ये लेवल अचीव करने के लिए? 2 करोड़ इज फाइन। 2 करोड़ लग गए इज फाइन, क्या कमाना ज्यादा पड़ता है? नहीं, इसमें ये होता है, ये आपका माइंड सेट है, इट्स योर माइंड सेट। क्योंकि देखें, आप ज़िंदगी में कितने ही आप लोगों से मिलते हैं, किसी ने घोड़े रखे हुए हैं, किसी ने जो है वो बहुत बड़ा एक शानदार घर बनाया हुआ है, हाँ। ठीक है, वो कहते हैं कि हम इस घर में रहना चाहते हैं, उसमें 20 कमरे हैं, हालांकि उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उनका शौक है, दे जस्ट वांट टू डू इट बिकॉज इट मेक्स देम फील हैप्पी। तो मुझे जो है वो फिल्म मेक्स मी फील हैप्पी। सो अच्छा, इसके अलावा पोइट्री भी आप करते हैं, लिखते हैं खुद या सिर्फ? मैं बचपन से 15 साल का था तो मेरे जो बड़े भाई थे रियाज, वो मुझे चकवाल में एक लाइब्रेरी में ले गए, तो वहाँ पे जो है वो साहिर लुधियानवी की एक किताब जो है वो मेरे सामने आई, तो आई लव साहिर लुधियानवी, तो वहाँ से मैंने जो है वो इंस्पिरेशन लिया। सो आई राइट अ लॉट ऑफ पोइट्री। पिछले मैं 25 साल से जो है वो पोइट्री लिख रहा हूँ। सो आई लव राइटिंग। और अभी जो है वो इस दफ़ा मैंने 3 सॉन्ग्स भी जो हैं वो रिकॉर्ड कराए हैं फिल्म गडवी के लिए। अच्छा। तो गडवी की जो है वो प्री प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो ये अपनी शायरी है सारी उसमें? जी हाँ। कुछ अगर सुनाएं उस शायरी का हिस्सा। उसमें एक ये है कि बरसी हैं तेरी याद में रिमझिम मेरी आँखें, शोला मेरी आँखें, कभी शबनम मेरी आँखें, अब तेरी कहानी में मेरा नाम नहीं है, ये सोच कर हो जाती हैं पुरनम मेरी आँखें, गर तुमको न देखें तो उठाती हैं तला तुम, मिल जाओ तो देखें तुम्हें कम कम मेरी आँखें, वो राह बदलने के लिए सोच रहा है, पढ़ लेती हैं उस शख्स के मौसम मेरी आँखें, बिछड़े हो तो ये आखिरी आवाज़ भी सुन लो, पाओगे हर एक राह में हमदम मेरी आँखें। क्या बात है, ज़बरदस्त, और अंदाज़े बयां कितना अच्छा था, बहुत प्यारा, वेरी डीप। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये अब उस फिल्म के अंदर इसको नरेट किया जाएगा? नहीं, उसके ये सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा। ताहिर अली खान ने गाया है, और अब हम एक फीमेल सिंगर को तलाश कर रहे हैं जो इसी गाने को गाएंगी भी, तो हमारे पास मेल वर्जन भी होगी, फीमेल वर्जन भी होगी।
वाओ, जबरदस्त। अमेजिंग। अच्छा, बात है ज़रा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जो आपकी फिल्म थी, पाकिस्तान के ही ज़रा कॉन्टेक्स्ट में आई एम श्योर आपने बनाई और वो ऊपर ज़िराई बड़ी मिली, थोड़ा सा बताएंगे क्या स्टोरी थी उसकी? उसमें ये होता है कि एक लड़का, बेसिकली मैं 10 साल के बाद पाकिस्तान आया था फॉर द फर्स्ट टाइम। Okay. तो एक बहुत अजीब सी फीलिंग जो है वो सरायत करना शुरू हो गई मेरे अंदर कि यहाँ पे मैं पैदा हुआ था, ये मेरी धरती है, ये मेरे दरख्त हैं, ये मेरा कुआं है, ये मेरा घर है। तो उस फिल्म में भी बेसिकली वो फिल्म जो है वो मेरी अपनी लाइफ के बारे में है। उसमें एक लड़का जो है वो 20 साल के बाद पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम आता है, तो यहाँ पे आके उसका दादा जो है वो कैप्टन है, तो मेरे अब्बा जी भी कैप्टन थे आर्मी में, तो वो उसको बहुत प्यार मिलता है और फिर जो है वो एक लड़की के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन ये है कि जी आपकी भी हुई थी? ऑफ कोर्स। तो आगे कहानी नहीं पूछेंगे। हाँ, उसके बाद जो है वो लड़की जो है वो एक उसका और एक बंधन जो है वो उसके साथ बन जाता है, लेकिन जब शादी की बात होती है तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत मतलब वो बंजारन है और ये लड़का अमेरिका से आया हुआ है, तो उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो उसके बाद जो है वो आप देखिए, फिल्म जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। ये सारी फिल्म खासी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड थी? क्या होता है कि जो कहानियाँ हैं ना, वो हम जो लिखते हैं वो हम अपनी लाइफ ही के अंदर से कहानियों को उनका इंतखाब करते हैं, और जब आप अपने दिल से कोई चीज़ लिखेंगे तो वो आप उसके अंदर जो है वो एक पैशन डाल देते हैं, तो उससे जो है वो आपकी कहानी निखर के और फिर ऑडियंस के सामने साथ रिलेट भी, तो जो रियल स्टोरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में तो किसी ना फॉर्म में एग्जिस्ट तो कर रही होती है। बिल्कुल। सो जाहिर है लोग फिर उससे रिलेट भी कर पा रहे होते हैं। काफी एब्सोल्युटली। relatable। और वो फिल्म गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। अच्छा, जी हाँ, Wow. एज ए पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वाओ, दैट आई मीन दैट्स अ सक्सेस फॉर अ Yes. फिल्म एक्चुअली, कि जिसको पढ़ाया जा रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक फिल्म बना दी, लोग देख रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, पढ़ाया जा रहा है। फॉर श्योर जब पढ़ाने की बात है, उसमें पाकिस्तान का कल्चर वहाँ समझे पहुँच गया, प्रोडक्शन अपनी जगह, बाकी सब कुछ अपनी जगह, लेकिन आपने पाकिस्तान का कल्चर बेसिकली वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में फॉर श्योर। ऑलराइट, अभी जो मूवीज़ आप बना रहे हैं, जिस पे काम हो रहा है, इसमें गानों पे खास आपने का काम हो गया, ताहिर साहब का जिक्र भी आपने किया। सो मूवी में सबसे पहले आप गाने बना लेते हैं? जी हाँ, जो फिल्म की कहानी जो होती है वो मौसीकी से शुरू होती है, Alright. क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में मौसीकी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आप सुबह जागते हैं, अगर आप अच्छी मौसीकी सुने तो एकदम से आपकी तबीयत जो है वो बहाल हो जाती है। तो हम एज अ फिल्म मेकर्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं विद मौसीकी, विद म्यूज़िक। तो सबसे पहला एस्पेक्ट, जब हम कहानी सोच रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन सा म्यूज़िक जो है वो फिट होगा। तो जब म्यूज़िक की बात होती है तो साथ ही स्पेशली पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर गाने जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। Yes. तो गाने जो हैं वो फिल्म के पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो फिल्मिंग, बाकी सारी फिल्मिंग रिकॉर्ड डॉक्टर साहब होती है। गाते भी हैं? मैं मुझे लगता गाता है भी ये हूँ। भी गाते भी हैं। देखा, ये समझ आ गई थी कि क्योंकि जितने आपने उसको अपनी एक फीलिंग्स के साथ बयान किया ना, तो समझ आ रही थी कि आप गाते भी हैं। कुछ हमें कोई पाकिस्तानी अच्छा सा गाना कोई गा या के अपनी अगर शायरी सुना- अगर आपने गाई हो अपनी तो? शायरी या जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अभी मैंने एक गीत लिखा है और उस गीत की कंपोजिशन भी मैंने, जितने गीत मैं लिखता हूँ उसकी कंपोजिशन भी मैं खुद ही बनाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। दिल के घरोंदे में कर लो बसेरा, दिल के घरोंदे में कर लो बसेरा, मैं हूँ अकेला पंछी कोई नहीं है मेरा, दिल के घरोंदे में कर लो बसेरा, दिल के घरोंदे में वाह। कर लो बसेरा।
डॉक्टर साहब शादी हो गई है ना? बिल्कुल, शादी भी होगी, बच्चे भी हैं, एक बच्चा। मैंने कहा पूछ लूँ ना कि दिल के घरौंदे में बसेरा तो है ना। खुश रहें सर, आप बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ज़बरदस्त काम करते रहें। जितना काम आपने किया माशाल्लाह बड़ा अच्छा, और अभी आगे भी जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे डॉक्टर साहब। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे पता नहीं जेन जी रिलेट कर सकती है कि नहीं, बट मिलेनियल्स बहुत अच्छा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उनको बचपन में वाइपर भी पड़े हुए हैं, उनको बचपन में हैंगर भी पड़े हुए हैं, उनको बचपन में चिमटे भी पड़े हुए हैं, उनको बेलन भी पड़े हुए हैं, उनको जो हाथ में आया ना बल्ला और फ्लाइंग चप्पल का कॉन्सेप्ट तो मिलेनियल्स को बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या होता है। वो जेन जी को इतना नहीं पता। जेन जी के जब हम हमने बताते हैं तो वो कहते हैं हाँ वायलेंस, ये कैसी बात हो रही है, ओह माय गॉड। तो ये वाले मसाइल, तो ये एक बड़ा जो एक हम कहते हैं ना जनरेशनल गैप इतना ज़्यादा है ये कि लिटरली आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते बाज़ औक़ात, क्योंकि जो बचपना है, जो चाइल्डहुड है, वो बहुत डिफरेंट है। उसी तरह से पेरेंट्स रिलेट नहीं कर पा रहे होते दूसरे पेरेंट्स के साथ, कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े डिफरेंट है। आजकल जी बिलीव किया जाता है जेंटल पेरेंटिंग पे, लेकिन जेंटल पेरेंटिंग को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है, बहुत बुरे उसके रिजल्ट्स भी सामने आते हैं, हमने देखे हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली जेंटल पेरेंटिंग की तरफ जाते हैं, जो कि एक्चुअल जेंटल पेरेंटिंग है, उसमें हमने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं, बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत भी हमने देखी है। लेकिन हम तो जिस पेरेंटिंग पे बिलीव करते हैं वो है जी देसी पेरेंटिंग, क्योंकि हमने तो वही खाए हैं जी और आप उसी पे बिलीव कर रहे होते हैं। लेकिन बड़े सुधरे हुए लोग भी हमने देखे हैं, लेकिन एट द सेम वाकई आप वाकई सुधरे हुए हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ, लड़कों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो वो जाहिर बात है माँ बाप की एक स्ट्रिक्टनेस बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है, बट एट द सेम टाइम जो हमारी जनरेशन है वो बड़े ट्रॉमास भी अपने साथ लेके चल रही होती है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि बचपन में हमें सुना नहीं गया उस तरीके से, हमें वो स्पेस नहीं दी गई कि हम अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकें, और वही जो ट्रॉमास हैं वो लेकर आगे चल रहे होते हैं, और ज़िंदगी जो है वो उनकी बड़ी बुरी तरह से अनफोल्ड भी हुई भी होती है, और वो सारे जो ट्रॉमास हैं, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने पार्टनर्स पे भी कहीं ना कहीं निकल सही बात है, उसका पूरी ज़िंदगी आपका असर हो रहा होता है। सो जो आपने सभी बात की ना पेरेंटिंग, तो आज हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज़ देसी पेरेंटिंग, व्हाट इज़ जेंटल पेरेंटिंग, एक्चुअल जेंटल पेरेंटिंग क्या, और क्या है जो कि रिजल्ट्स उसके अच्छे होते हैं। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं वजिया ज़फ़र, साइकोलॉजिस्ट हैं, अब तो खुद एक माँ हैं, तो हम उनसे पूछेंगे आप वो कैसी माँ हैं। न्यू मॉमी है। न्यू मॉमी, यस। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो माँ बन के कैसा महसूस होता है आपको? वही मैं डिस्कस कर रही थी अपनी फ्रेंड से भी कि माँ बन के आपको जो वन साइडेड लव है ना, वो अनकंडीशनल लव वो एक्चुअली फील होता है। आपको पता चलता है वन साइडेड लव और अनकंडीशनल लव क्या होता है, जिसमें सिर्फ आप उस पर्सन को जो है विदाउट एनी कंडीशन लेके चल रहे होते हैं और उसका ख्याल रख रहे होते हैं और अपनी ज़ात से ऊपर रख रहे होते हैं। मतलब उस पहले हम घूमने जाते थे तो मुझे होता था मेकअप कर लिया, बाल सेट कर लिया, अब उतरते हैं तो फ़ौरन पहला ख्याल होता है, ये नहीं कि कोई बर्डन है, केयर होती है कि बेबी का फीडर, बेबी का पैम्पर, बेबी की चीज़ें देखनी है। और ये जो पार्ट है आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, और आपके अंदर एम्पैथी जो है दूसरी मदर्स के साथ भी आपका बैग नहीं रहता, वो फिर बच्चे का बैग बन जाता है। और जिस बैग से पहले ब्लश ऑन निकलता था, उस बैग से अब वाइप्स निकलते हैं। अच्छा, मजे की बात है, बेबी बैग अलग होता है और मम्मी बैग भी बेबी बैग होता है। हाँ, ये मसला है कि इनके बेबी बैग में चीज़ें पूरी नहीं आती तो मम्मी बैग में बाकी चीजें होती हैं। इट्स अ ब्लेसिंग, अल्लाह की बड़ी नेमत है और बड़ी बड़ी बात होती है। लेकिन एक और कमेंट हम जरूर लें, उसके बाद हम टॉपिक पे भी अपने बढ़ते हैं किसी तरीके से। किस तरीके से एकदम हमने आपको काम करते हुए देखा, बड़ी एक फ्रेश लुक आपकी आ रही है। अच्छा सबीन, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी न्यू कपल्स होते हैं स्पेशली फीमेल बहुत सफ़र करती हैं आफ्टर मैरिज, क्योंकि उनका टोटल जो करियर है, उनकी एजुकेशन है, वो रोक दी जाती है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होती है और उनको भी कहीं ना कहीं ग्रोथ का ज़रिए चाहिए होते हैं। तो उसमें मैंने नोट किया है कि पार्टनर सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग हो और केयरिंग हो। एंड सेकेंडली पार्टनर की फैमिली भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर फैमिली उनकी
सपोर्टिव नहीं है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो चाहे ना हो। अक्सर एक आ जाता है कि दोनों सेपरेट रह रहे हैं तो इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट होता है सेपरेट रह के भी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि फैमिली, स्पेशली मेल की फैमिली इस मामले में सपोर्टिव हो, क्योंकि फीमेल अगर अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करेगी तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी आएगी। और हम ये देखते हैं, मैंने कितनी फीमेल्स को देखा है, वो शादी के बाद बच्चे को भी संभाल रही हैं, साथ में बाहर का भी कर रही हैं, घर को, जब वो सब कुछ इतनी टॉक्सिसिटी और घर में इन्वायरमेंट भी टॉक्सिक है, तो आप नोट करें उनके भी रेड फ्लैग्स आना शुरू हो जाते हैं। वो भी फिर इस कंप्लेन करना ऑल द टाइम, क्रिटिसाइज़ करना, खुश ना रहना, उनकी पर्सनालिटी में चीज़ें आती हैं। अब जैसे आपने मुझे कहा तो मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, मुझे पता है मैं टेंशन फ्री हूँ कि मेरी बेटी जो है फादर उसको अच्छा लुक आफ्टर कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आप हेल्पर्स को, इतने छोटे बेबी को हेल्पर्स के हाथ में नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे फिर फीमेल की मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करती है। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि फ़ीमेल आफ्टर जब बेबी की बर्थ होती है तो बहुत वल्नरेबल होती है, उसकी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट बहुत वीक होती है। उस पर उसको चाहिए कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिले कि वो वापस अपनी लाइफ में उसी तरह आए जैसे शादी से पहले थी। यानी कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात कर रही हैं? यस, एग्जैक्टली। पोस्टपार्टम डिप्रेशन अब तो मैंने नोट किया 80% फीमेल्स में। I was about to ask कि क्या ये इतना प्रिवेल कर गया? Yes, ये बहुत ज़्यादा पहले भी था, ऑनेस्टली टेलिंग यू, पहले तो बहुत ज़्यादा था। अच्छा। लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। फीमेल उसी डिप्रेशन के साथ, वही डिप्रेशन फिर वो जो हमने कहा ना पेरेंटिंग, देसी पेरेंटिंग पे निकलता था वो। बच्चे को चप्पल आती थी, बच्चों को कई दफ़ा पता भी नहीं होता था मैंने किया क्या? तो मैंने किया क्या। उन्हें पता ही नहीं होता था कि अब देखिए ऐसी सिचुएशन में अगर एक माँ है तो वो पेरेंटिंग किस तरीके से कर सकती है, इससे पेरेंटिंग कितना, बिकॉज हमारा टॉपिक आज का पेरेंटिंग भी है, सो किस तरह से उस पे इम्पैक्ट आता है, कैसे वो बच्चे की तो तरबियत कर ही नहीं सकेगी। यस, एग्जैक्टली। फीमेल बिल्कुल भी नहीं कर सकती ये बात, तो इसमें कोई 99% में नहीं 100% है कि जितने भी मेरे पास क्लिनिक में फीमेल्स आती हैं, जब बच्चों को लेके आती हैं, आपको ट्रस्ट मी 100% कई दफ़ा मदर में फॉल्ट होता है और वो जान के नहीं करती हैं। कोई भी माँ जान के अपने बच्चे के साथ जाती नहीं करती है, जान के नहीं कर रही होती हैं, वो उस फेज से गुजर रही है। और हम क्या करते हैं, फ़ौरन से एडवाइजेस देने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा करो, ये एडवाइस करो। हम ये नहीं देखते कि क्या वो खुश है, क्या वो तो नहीं सफ़र करी, क्या उसकी मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब नहीं है। हम तो माँ को निगलेक्ट कर देते हैं। करते हैं। जब आपने माँ को निगलेक्ट किया, आपने पूरी नस्ल को निगलेक्ट किया। वही माँ उसी ने घर को लेके चलना है। इवन के मेल की मेंटल हेल्थ भी फीमेल पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो तो कमा रहे हैं, मेल तो अर्न कर रहे हैं। अब फीमेल जो है वो घर आते हैं तो फीमेल एज अ फैमिली कैसे लेके चल रही है, वो उसकी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है। सो जब वो सफ़र करती है तो फिर हस्बैंड भी सफ़र करते हैं और फिर बच्चे भी सफ़र करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि फ़ौरन मलबा आता है, बर्डन फीमेल पे गिरता है। और ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अब वही मदर फिर जब सास बनती है तो टॉक्सिक वो चीज़ आती है, जब माँ बनती है तो टॉक्सिक पेरेंटिंग करती है, और फिर ये चीज़ें वो भी कहती है कि मेरे साथ हुआ तो फिर आगे भी होगा, पास ऑन करती है ना ट्रॉमा। वो फिर उनका कोपिंग मैकेनिज्म बनता है ट्रॉमा पास ऑन करना। कितना इम्पोर्टेंट है जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक करना? जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक करने के लिए वो एक आइडेंटिटी चाहिए होती है जिसको ब्रेक करे, और बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और स्ट्रेंथ के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए होती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। ये कहना कि अब हो गया है, यही होता है, ये जो जनरलाइज हम कर देते हैं ना ज़्यादती को, वहाँ से कभी ब्रेक नहीं होता। ये जो इस जनरेशनल साइकिल है, उसके लिए आपको कहना पड़ता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मेरी मदर इन लॉ ये शेयर करती हैं कि मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम ये नहीं था, तो मैंने अब आगे ये चीज़ नहीं करनी है, मैंने अपनी बहू को सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये ब्रेक करती है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उस टाइम तो मेरे हाथ में चीज़ें नहीं थी, बट राइट नाउ आई हैव द पावर, तो मैं उस पावर को कैसे यूज़ करती हूँ। और मेनली घर की जो हेड होती है ना, वो जो ओवरऑल फैमिली को लेके चल रही होती है, वो फीमेल ही होती हैं, नो डाउट। और उसमें क्या है कि अगर फीमेल जो हैं वो टॉक्सिसिटी का शिकार हैं और वो जनरेशनल ट्रामा को नहीं अंडरस्टैंड कर रही हैं, तो फिर वो आगे जाती है। और फिर एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि देसी पेरेंटिंग जो है ना, पहले इसलिए कामयाब होती थी, अब देसी बच्चे भी थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अब देसी बच्चे नहीं हैं, अब बच्चे भी देसी नहीं हैं, अब बच्चे देसी नहीं हैं। और मेरे पास इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि मदर ने मुझे, कई मदर्स ने, कनाडा रह रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, देयर लाइक हमें भी चप्पल पड़ती थी, इनको तो सिर्फ डांट दो तो ये गुस्सा करते हैं और ये कहते हैं अब्यूज हो गया, वायलेंस अच्छा, हो लेकिन गया। कौन सी ऐसी सूरतें हैं अभी, वैसे थोड़ा सा सिचुएशन बताएं हमें कि जिसमें चप्पल फर्ज होना चाहिए? ये थोड़ी बहुत आप क्या चाहती हैं कि मैं जो गुंजाइश मत निकलवाओ? अब मैं कोई देखे मौलवी थोड़ी जो फतवा थोड़ा सा गुंजाइश निकाल के दे दूं। कोई गुंजाइश नहीं है जी।
मारपीट की कोई गुंजाइश नहीं है। हल्का फुल्का देखिए, शुभ वो जो फिजिकल अब्यूज का जो ट्रॉमा है ना वो बहुत आगे जाता है। Yes. नहीं, मैं चाह रही हूँ कि जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक ना करें ना, आगे लेकर हमें पड़ा है तो बाकियों को गलत बात। एब्सोल्युटली रॉन्ग। वाकई बच्चों को मारपीट जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं होता। लेकिन वजह एक और चीज़, अब ठीक है हम जेंटल पेरेंटिंग की तरफ आ गए, हमारी जो जेन जी है, जेन अल्फा अब जो है वो, अब तो जेन जी की भी बात करें पुरानी होती जा रही है, जेन अल्फा अब आ गया। हम ये कहते हैं कि ठीक है वो देसी पेरेंटिंग के से अब नहीं पल सकती, अब वो उनके ऊपर काम नहीं करेगा। बट देखिए अब ये भी तो टर्म हमने कितनी एक्सप्लॉइट कर दी है, जेंटल पेरेंटिंग। आप जेन जी, आप पहले के बच्चे और आज के बच्चे में फ़र्क देखें। पहले का बच्चा ऊंची आवाज़ में बात करना किसी बड़े से, या किसी के घर जाकर बदतमीज़ी करना, आपने मैनर्स भूल जाना, हमने नहीं देखा, बड़ा कम देखा होगा। इक्का दुक्का केसेस होते थे, नजर आते थे, वो भी पेरेंट्स की एक आंख दिखाने की होती थी देर। आज का बच्चा जी, बच्चे को कुछ ना कहें क्योंकि हमारा बच्चा, हम जेंटल पेरेंटिंग पे बिलीव करते हैं और वो बच्चा दूसरे के घर की तबाही करके जाए वहाँ पे। ठीक है, बदतमीजियाँ करके जाए, कोई मैनर्स नहीं है, सलाम ना करना, और जी मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना। अब ये टर्म कितनी एक्सप्लॉइट होती दिखाई दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं तो इसको भी टॉक्सिक पेरेंटिंग कहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये भी टॉक्सिक, ये जेंटल पेरेंटिंग नहीं है, ये भी टॉक्सिक पेरेंटिंग है, और ये भी जनरेशनल ट्रॉमा है। आप समझ रहे मेरी बात? क्यों? पहले हमने जनरेशनल ट्रॉमा करते थे, मार उसी को रिपीट करना, ठीक है। अब हम जो ओवरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ हुआ तुम आगे ना करें, लेकिन ये भी जनरेशनल ट्रॉमा जा रहा है कि हम वर्स्ट पेरेंटिंग कर रहे हैं। कहना चाहिए कि ऑपोजिट फॉर्म जा रहा है। एग्जैक्टली, वो भी ऑपोजिट फॉर्म जा रही है, और पेरेंट्स अपना कहीं पे अपनी जो पास्ट में उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई, उनको लगता है वो चीज़ आगे हमारे बच्चे के साथ ना हो, उनका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। हर वो पेरेंटिंग स्टाइल जो आपके बच्चे को आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उसकी क्या नीड है, आप स्टडी नहीं करे, रिसर्चेज हैं, पढ़े, कितने सारे इस पर रिसर्चेज हैं, आर्टिकल्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आप उसकी जगह प्रेफर करें अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, जो कि आपका बहुत लिमिटेड है, वो भी जनरेशनल ट्रॉमा पास ऑन कर रहे हैं। और इसमें आप देखिए ये ज़्यादा वर्स्ट है। हमारे तो फिर ट्रॉमा के हिडन थे, हम अपने तक ही डैमेज थे। अब जो बच्चे हैं वो दूसरों को बुली कर रहे हैं, दूसरों को अब्यूज कर रहे हैं। ये ज़्यादा बड़ा मसला है। वो क्लास में अपने क्लास फेलोज को बुली कर रहे हैं, वो फैमिली गैदरिंग्स में अपने कजन्स को बुली कर रहे हैं, और मसला ये आ रहा होता है कि आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ कहेंगे तो आपका पूरे फैमिली सिस्टम ही खराब हो जाएगा, कि वो चाचा भी नाराज हो गया तो मामा भी नाराज हो गया है। ये बड़ा मसला हो जाता है। और ये तो वो चीज़ है जो मैंने खुद भी देखी है, जो मैंने खुद भी बड़े बहुत क्लोज, हम लोग अब तो कॉमन ये देख रहे हैं हम। और उसमें क्या हो रहा है कि नुकसान तो उनके अपने ही बच्चे का हो रहा है। अगर देखा जाए, एक तो मुआशरे में उस बच्चे की शुरू से उसको लेबल किया जाएगा। अच्छा, जब आपने बात की ना नुकसान उनके बच्चे का हो रहा है, इसमें लेट मी ऐड कि तकलीफ फिर भी होती है, क्योंकि बच्चा है ना, ऑफ कोर्स, यस, तकलीफ होती है। आप ये नहीं सोचते कि अच्छा वो मेरा बच्चा नहीं, आप कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है, आप उस तकलीफ में रहते हैं, आप कहते हैं एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। आप कहीं ना कहीं तड़प रहे होते हैं अंदर कि यार ये बच्चा जो जा रहा है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, ये इस तरह इतना फ्लरिश कर सकता है। छोटी सी आपने अपने रवैये में चेंजेस लेकर आनी, पेरेंट्स ने, बच्चा तो ठीक हो जाएगा करेगा और बहुत एक्सेल करेगा, बहुत लाइफ में आगे जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात की। कई दफ़ा ऐसे होता है, मैं खुद भी जब पेरेंट्स को देख रही होती हूँ, जिस तरह से वो कहीं ना कहीं गाइड, जैसे एक बच्चे को उसने कहीं फूल तोड़ दिया बाग में, किसी के घर का गार्डन था, उन्होंने बड़े प्यार से फूल का लगाया था, अब उसको रोका तो फादर ने कह दिया क्या है, बच्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूल। अब आप ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो आप बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं ग्रैंडियोसिटी ले आते हैं। यू नो, मैं हूँ तो बाकी चीज़ें तो मैटर है। बच्चे को ये नहीं बता रहे होते कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं, फूल भी इम्पोर्टेंट है। ये जो इम्पोर्टेंस होती है ना, कि आपने कैसे ख्याल रखना है, और आपके अलावा भी लोग हैं, हम कोएग्जिस्ट करते हैं। ये वाली सेंस बच्चे के अंदर वाकई हम देख रहे होते हैं, पेरेंट्स नहीं डेवलप करते। इसमें ऐड करते हैं वजह एक बात कि वो जो बच्चों के अंदर ये चीज़ डाल रहे होते हैं ना कि यू आर द बेस्ट, यू आर एट द टॉप, यू कैन अफोर्ड एनीथिंग। आपके पास जो चीज़ है वो सबसे अच्छी है, जो आपकी चीज़ है वो सबसे महंगी है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती ये जो कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव वाले अपने टर्म्स बच्चों को सिखा दिए ना, कि मेरी गाड़ी सबसे अच्छी है, मेरा स्कूल बैग सबसे अच्छा है, मेरे पास जो चीज़ है, मेरे प्लेट में जो चीज़ है वो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा है। ये जो आप बच्चे के अंदर डाल रहे हैं, ये कितना डैमेज कर रहे हैं उस बच्चे को। आप उस बच्चे में ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा, और कहीं स्टॉप नहीं है। व्हाट्स नेक्स्ट, अगले से अगले पे वो जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं क्या है, वो माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है अच्छा ये नीड तो पूरी होगी, अब ये नहीं पूरी की तो माँ बाप बुरे हैं। उसके अंदर के हमारे अंदर आपने नोट करें, जो भी चीज़ थी हम शुक्रगुजार थे। हम एक चीज़ों होता है, चीज़ों की कदर करना। मोबाइल फ़ोन भी इतने लेट टाइम पे मिला तो बड़ी कदर थी, छोटे
तो कदर थी उन चीज़ों की। मैं इनका दुख जो है ना वो बार बार उसको चले पे नमक छिड़कती रहती। दैट्स ट्रू, यू नो, हमें कदर है चीज़ों की और अभी तक है। हम कंटेंट हैं, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाती है। हम बाहर का खाना बहुत हद तक ज़्यादा खाएंगे तो हमें होगा बस घर का खाना। बच्चे हैं, आप दिन में 4 दफ़े भी बर्गर खिला दे, अगले दिन कहेंगे आपने किया ही क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ये हर बच्चे के मुँह पे है। अच्छा, ये वजह बड़े आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस कर दिया। दो ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी इस पे आप ज़रूर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसमें ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, टीनेजर्स हैं या 20s में अपने हैं, 30s में इनफैक्ट मैंने देखा है कि बूढ़े माँ बाप को अपने एजिंग की तरफ आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, स्पेशली आपके बाप, उनको ये बात मैंने हर घर के अंदर, मैंने वो आपने जो कहा ना कि ग्रेटिट्यूड नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है किसी चीज़ के लिए, मैंने ये कहते हुए ज़रूर सुना है आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये कितना डैमेजिंग है उन बाप, जितने बाप देख रहे हैं, फादर्स के लिए, माओं के लिए, पेरेंट, कितना डैमेजिंग है और ये किस तरह से रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब करता है। हाँ, देखिए ये जो चीज़ है ना, अगर आपने अपने माँ बाप को कह दिया है ना, इसका मतलब है आप हर इंसान के लिए अनग्रेटफुल है। जो इंसान अपने माँ बाप चाहे जैसे भी हो, जो इंसान अपने माँ बाप के ऊपर ये लफ्ज़ रखता है ना, चाहे किसी भी एज में हो, वो बच्चा हो, हम ये नहीं कह सकते कि आप ये भी कहते हैं ना अभी तो मैं टीन ईयर्स के हैं, 17, नो, आप किसी भी एज में अगर आप ये थॉट पैटर्न, या कुछ लोग बच्चे कहते हैं हम ऐसा सोचते नहीं, बस कह देते हैं उनको हर्ट करने के लिए, आपने ये सोच भी रखी है या बोला भी है ना, तो आपने सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में हर इंसान को क्वेश्चन किया। क्यों? क्योंकि आपको कदर ही नहीं है, जो माँ बाप की कदर नहीं है वो फिर आपको किसी रिश्ते की कदर नहीं है। और मैंने एक चीज़ नोट किया कि जब आप पेरेंट्स को तंग करते हैं तो बाकी रिश्ते आपके लिए आजमाइश बन जाते हैं, टेस्ट बन जाते हैं, क्योंकि आपको जब माँ बाप के साथ निभानी नहीं आ रही होती तो बाकी रिश्तों के साथ तो वैसे ही मुश्किलात, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। नो डाउट पेरेंट्स की भी चीज़ें आती हैं, बट वहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि बैलेंस आउट कैसे करना है। बाउंड्रीज भी कई दफ़ा बना लेते हैं, बट ये कि इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करना जहाँ तलख लफ्ज़ जिसे हम कहते हैं, आउट ऑफ क्वेश्चन, यस, ये आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और ये वो चीज़ है जो फिर जब आपके साथ होगी तो बर्दाश्त नहीं होगी फिर आपको, फिर तो और ये होगी, अगर आप करेंगे तो ये तो होगी। अच्छा सबीना, आपने कहा ना कि जिस तरह कुछ बच्चों की जेनेटल पेरेंटिंग को देखते हुए कि बच्चे आगे चल के फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमने इसको ऑपोजिट केस भी देखा है कि जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स को, बल्कि जेनेटल पेरेंटिंग की खैर वो आई थिंक आ जाएगी और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स प्रॉब्ली आ जाएंगे, कि जहाँ पे ना एक बच्चे को, यानी अगर 3, 4, 5 सिबलिंग्स हैं, एक बच्चे को जहाँ पे बहुत फोकस किया, जैसे पहला बेटा है, बड़ा बेटा है या जो भी, कि इसको बहुत फोकस किया हुआ है, उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, उसके मुंह से बात बाद में निकलती है, पूरी पहले हो जाती है, वो कर करके आपने उसको इतना बिगाड़ दिया है, इतना बिगाड़ दिया है, वो फॉर ग्रांटेड लेगा आपको जब आप बड़े हो जाए। अच्छा, इसका एक ये पेरेंटिंग स्टाइल है, एक मैंने दूसरा भी देखा है जिसमें इतना गिल्ट ट्रिप कर देते हैं पहले बच्चे को, इतना गिल्ट ट्रिप कर देते हैं कि वो गिल्ट में बड़ा होता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग, मारपीट हाँ, हर वक्त उसके ऊपर ही सारी चीज़ें निकलती हैं। ये ऑपोजिट भी मैंने देखी है। और स्पेशली जब उस बच्चे की मेल है, शादी होती है, तो पेरेंट्स और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये तो हमारे हाथ में रहा है, आपके हाथ से निकल ना जाए। ये तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा मसला है हमारे आजकल के दौर में, और ये ख़त्म नहीं हो रही चेन, नहीं ख़त्म हो रहा, ये ब्रेक नहीं हो रही। बच्चे कई दफ़ा शादियों के बाद अलग पेरेंट्स को छोड़ के अलग रह रहे होते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है। और स्पेशली अगर तो एक बेटा है, उस केस में तो पेरेंट्स ज्यादा ये चीज सोच रहे होते हैं कि हमारा बच्चा निकल ना जाए। हाँ, दूसरे पे तो शिफ्ट हो गई होगा अगर पहले दफा में आपका है तो। बहुत ज्यादा ये सोच उनके अंदर होती है कि ये बस शादी हो गई। पहले तो वो शादी नहीं करते, हाँ, शादी लेट करते हैं, अपनी मर्जी की करते हैं और लेट करते हैं, या फिर इतना सोच समझ के ओ हो इतने वो चेक्स उनके लिस्ट पूरी ना ऐसे चेकलिस्ट बनी हुई होती है कि ये भी और आप मैं कट कर रही हूँ, आप नोट कीजिएगा ये जो चेकलिस्ट है ना उनकी अकॉर्डिंग, मफाद के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट है अपने मफाद की शादी किसी की करनी है, मफाद अपना देख रहे हैं, कंपैटिबिलिटी मैटर ही नहीं कर रही होती। एग्जैक्टली, वो कहते हैं हमारे बच्चे को लेना उड़े। एग्जैक्टली, और वो फिर जब आप देखते हैं वो चेकलिस्ट, अच्छा वो चेकलिस्ट भी फुलफिल हो गई, अपने अकॉर्डिंगली भी आप घर की बहू ले आए, उसमें भी क्या है कि अब उसमें भी अपनी और चेकलिस्ट बनानी है शादी के बाद। अब वो जो मैंने मेल की मेंटल हेल्थ बहुत सफर करते देखिए, फीमेल की तो बात करते हैं हम, मेल को अपनी मदर को भी वहाँ पे भी ट्रैप हो गए और वाइफ के साथ भी अब कि कहाँ पे बैलेंस करूँ। तो वाइफ भी डेफिनेटली एक न्यू मेंबर है, वो भी एक हद तक ही टॉक्सिसिटी को ले, उसको तो नजर आएगी टॉक्सिसिटी, क्योंकि उस एनवायरनमेंट की नहीं है, वो तो देखेगी, वो जब आवाज़ उठाएगी वो एक अलग ट्रॉमा है। सो पॉइंट ये है कि एट द एंड होता
होता है कि आपके बच्चे की, आपके बेटे की मेंटल हेल्थ और उसकी नस्ल आगे डिस्टर्ब और होती वो है। आप सोच ही नहीं रहे होते। Yes. आपका कोई भी नहीं फोकस वो होता ही नहीं है कि आपके बेटे की, आपके लखते जिगर की, जिसको पाल पोस के बड़ा किया है, आप उस वक्त सोच ही नहीं रहे हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या है। आप किसी और ही जोन में चले गए हैं। मतलब ये हमने देखा है, आई एम सो सॉरी बट दैट्स व्हाट वी हैव सीन अराउंड के जब ये सोच होती है ना कि बच्चा उसी का ना होके रह जाए, तो फिर उसके बाद आप पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाउंड्रीज, वो हर शख्स को बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। हर रिश्ते की एक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करनी चाहिए। एंड देन अगेन बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे उस मर्द की भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर काम करे, इमोशनली रोबस्ट हो, अपने ऊपर काम करे, स्ट्रांग हो और पता हो कि मैंने कहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक यहाँ और ज़रूरत जब अगर है शुभ तो प्रोफेशनल हेल्प लें। मैं वही कह रहा हूँ, ले अपने ऊपर काम अपने करें ऊपर ना। काम हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि उस पे रिश्ते डिपेंडेंट हैं। यस, और मैं यहाँ ऐड करूँगी कि वो हेल्प क्या लेते हैं, गलत जगह से हेल्प ले लेते हैं। अब मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस मिल के देखे हैं, उन्होंने किसी फ्रेंड से, किसी लॉयर से, किसी गलत जगह से हेल्प ले ली, वो और ज़्यादा रिलेशन खराब हो गया। तो गया। प्रोफेशनल हेल्प, दैट्स professional help. इज द राइट वर्ड। वजह थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मुझे अभी भी समझ नहीं है कि हमारा मौजू जो है ना, हमने बहुत डाइवर्स उसको लेकर चले। लेकिन इट्स गुड, देखिए सारे पर्सपेक्टिव्स और सारे एक दूसरे से लिंक्ड भी है। बात है कि हमारी जो बुनियादी बात है, बेहतरी कैसे कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। असल बात ये है ना कि अपने लाइफ में, अपने रिलेशंस में, एज अ पेरेंट, एज अ किड, एज अ सिबलिंग, एज अ पार्टनर, कैसे बेहतरी आप लेकर आ सकते हैं। तो ये है जो काम करने की हम सबको ज़रूरत है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ये आज का बहुत बड़ा मसला है। हम अक्सर देख रहे होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही होती हैं, बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे होते हैं। क्यों हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद क्यों टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, ये भी सवाल है। दूसरा ये कि इतनी मैच्योर अप्रोच क्यों नहीं होती, चीज़ों को हल क्यों नहीं किया जाता, चीज़ें बेहतर क्यों नहीं होती, इस पर भी बात करेंगे। प्लस शादी करते हुए, रिश्ता करते हुए, जब दो ख़ानदान मिल रहे हैं, एक लड़का लड़की का सिर्फ रिश्ता नहीं होता, ज़्यादा दो ख़ानदान मिल रहे होते हैं, किन बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आजकल के दौर में। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मैरिज कंसल्टेंट है मिसेस ख्वाजा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। हमेशा आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी आपकी राय होती है। मिसेस ख्वाजा, क्या आपने भी ऑब्जर्व किया सोसाइटी में कि रिश्ते बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं मियाँ बीवी के, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा मिसालें हमारे सामने आ रही हैं? आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। सबसे पहले बात तो टॉक्सिक का आपको उर्दू में मतलब पता होना चाहिए, जहरीला। ये मतलब उसके आगे मेरा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान के अंदर जहर भरा हो और दूसरों को वो जहर स्प्रेड कर रहा हो तो उसकी क्या कंडीशन होगी। और ये जो टॉक्सिक एटीट्यूड है ना या बिहेवियर है, ये खाली हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, सिबलिंग्स में भी हो सकता है। इवन के कुछ पेरेंट्स भी बड़े टॉक्सिक होते हैं, कुछ आपका वर्क इन्वायरमेंट वो भी बड़ा टॉक्सिक होता है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप टॉक्सिक हो सकते हैं। आपने अब सबसे निपटना है। और आपने जैसे कहा कि शादी से पहले कैसे आपको जज कर सकते हैं कि मतलब टॉक्सिक रिलेशन आगे ना हो। ऐसा है कि एक तो जब आप रिश्ता देखें तो लड़के का सबसे पहले बिहेवियर आप देखें, वो बहुत गुस्से वाला, गुस्सीला, एग्रेसिव ना हो। ठीक है। आप मिलते हैं या कहीं आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, लड़के का बिहेवियर ट्रैफिक देख के भी एकदम पता चल जाता है वो कैसे हॉर्न बजा रहा है या गाड़ी को भगा रहा है या मतलब वो जो बोल रहा होता है। एक गुंजान आबाद इलाके में सफ़र कर लें उसके साथ। सफ़र कर लें, आप किसी होटलिंग कर लें आप उसके साथ, उसका वेटर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, खाना ठीक नहीं आता तो वो कैसा वो अपना रिस्पॉन्स देता है। बहुत सारी चीज़ों से आप जज कर सकते हैं। दूसरा, फैमिली में आप देखें कि उन फैमिली में डाइवोर्सेस कितनी हैं, उनकी फैमिली में जो पहले उनकी बहुएं हैं उनके साथ उनका कैसा रिलेशन है, वो उसे इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं देते। आप देखने जाते हैं रिश्ता, बहुओं को घर छोड़ के जाते हैं या साथ लेके जाते हैं। साथ लेके जाते हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनके कॉन्फिडेंस देखें। अगर तो बहुएं या फैमिली आपके दामाद दबे दबे हैं तो इट मीन्स कि उस घर का माहौल अच्छा नहीं है। अगर बहुएं कॉन्फिडेंट हैं और हैप्पी हैं तो इट मीन्स कि कंफर्टेबल माहौल है वहाँ पे। ओके, ये तो तब होगा ना मिसेस ख्वाजा जब ऑलरेडी वहाँ पे रिश्ते हैं, यानी
बच्चों की शादी हुई भी है या फैमिली बड़ी है, फॉर एग्जांपल किसी का रिश्ता हो रहा है और वो पहली दफ़ा यानी और कोई अभी मामला ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पहली दफ़ा तो आप उनके पेरेंट्स का देखें, उनकी पेरेंट्स की बॉन्डिंग कितनी है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ कैसा एटीट्यूड है, या इवन के घर के सर्वेंट्स के साथ उनका कैसा है। मतलब मुझे ये लोग आके बताते हैं कि हम उनके घर गए तो वो पता नहीं सर्वेंट ने कोई स्विच ऑन ऑफ कर दिया गलत, तो एकदम झपट पड़े, एकदम उससे वो डांटना शुरू कर दिया। ये बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे आप देख सकते हैं, जिसे ज़ाहिर नोट करना चाहिए, नोट करना चाहिए हर चीज़ को। अच्छा, ऐसे में अब ये सारे एस्पेक्ट तो आपने बताया कि ये चीज़ें जो आपको टिक करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, ये चीज़ें साइड पे हो गई। बाज़ औक़ात ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, बिहेवियर भी ठीक है बाहर का, मेजॉरिटी शुगर कोटेड लोग मतलब हो जाते हैं दूसरों के सामने, शुगर कोटेड की बात नहीं, और ड्राइंग रूम में जो है ना जरा थोड़े वो जरा बड़े सोफिस्टिकेटेड बने होते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रही, मेरा ये मकसद है बात करने का कि वो जनरली वो खातून भी एक बहुत अच्छी खातून है, वो मर्द भी वो एक बहुत अच्छा मर्द है, बाहर भी उनकी अपनी पर्सनालिटीज टॉक्सिक नहीं है, बाहर वालों के लिए भी, इनफैक्ट अपनी फैमिली के लिए भी। एक जो रिश्ते में जब दो लोग बन जाते हैं वो रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है बाज़ औक़ात, सिचुएशंस की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, और बहुत सारे रीजंस आप उसको आइडेंटिफाई अगर कर सकें। वो दो लोग सिर्फ एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं क्योंकि दोनों ठीक हैं और ईगो आ जाती है। क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में अपने इर्द गिर्द ऐसे देख रहे होते हैं कि लोग बुरे नहीं होते, लेकिन वो रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो जाता है दो लोगों का। ये किस तरह से इस लेवल तक बात पहुंचती है? क्या दो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं करते? क्या ईगो के मसाइल आ जाते हैं? आप किस तरह इसको देखती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है हस्बैंड वाइफ में अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सेकेंडली जो किसी को दुबाता है ना, अपने से कमज़ोर और अपने से छोटे बंदे को हमेशा दुबाता है। घर में उसे पता है बीवी को दुबा सकते हैं या घर में फैमिली को दुबा सकते हैं, उस पर रोप जमाएंगे, उसको मतलब डिग्रेड करेंगे या उसको मतलब ऐसा उसके साथ रखेंगे कि मतलब उसकी पर्सनैलिटी दब जाए। ये मतलब जहनी तौर पे जो कमज़ोर लोग होते हैं या जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, मतलब थोड़ी सी उन्हें कोई एहसास कमतरी वगैरह होती है, वो लोग मोस्टली ये करते हैं। अदरवाइज़ जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो दूसरों को भी कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। और जो टॉक्सिक लोग होते हैं, मतलब आप उनके पास आधा घंटा बैठे ना, तो जब आप उठें तो आप सर दर्द के साथ उठते हैं। मतलब वो पैरासीटामोल की जो है ना वो मतलब सही बात है स्पॉन्सर होते हैं उनके। मतलब एक जो नेगेटिव बंदा होता है ना, उसके पास आप थोड़ी देर बैठें तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी वो आपकी सक कर लेगा और अपनी नेगेटिविटी सारी आपके अंदर डाल देगा। वही बात अगर आप किसी पॉजिटिव बंदे के साथ बैठें, आधा घंटा बैठें, आप बैठ के उठ के बड़ा फ्रेश फील करते हैं, आपको बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं कि मतलब बैठे हैं, अच्छा लगा। और जो टॉक्सिक लोग होते हैं दूसरे को छोटी छोटी बात पे ट्रिगर करेंगे, फिर उसे गुस्सा दिलाएंगे। वो इंतज़ार करते हैं कि ये आगे से बोले, बात करे और हम तमाशा लगा के लोगों को बताएं, देखें ये कर रही है या ये कर रहे हैं। तो ये इनका ख़ास है कि वो उसको इस तरीके से करते हैं टॉर्चर कि वो आगे से बोले। और अक्लमंदी सबसे अच्छी ये है, अगर आप अक्लमंद हैं और आपने इस रिलेशन को चलाना भी है तो खामोशी, ज़ुबान बंद, इधर से सुने उधर से निकाल दें। आगे आप बात करेंगे, जिरा करेंगे तो वो बातें आपकी बढ़ती हैं फिर। अच्छा, गुस्सा अगर आए, क्योंकि अब जो हमने देखे हैं रिलेशंस अपने इर्द गिर्द, एक प्रैक्टिकल जो हम देख रहे होते हैं लाइफ किसी की, वो ये कि चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही होती हैं, सब अच्छा है, सब ठीक ठाक है, बट आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी छोटी चीज़ें बिल्डअप होती रहती हैं। जो आप खामोशी की बात करिए ना, वो चीज़ें आपके माइंड में पाइलअप हो जाती हैं। वो ऐसे पाइलअप होती हैं कि आगे चल के वो आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और एक रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया। सो वी रियली वांट टू नो कि ऐसे सिचुएशंस पे क्या किया जाए, हस्बैंड वाइफ आपस में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह रिजॉल्व करें ताकि वो बातें दिल में ना रह जाएं, दिमाग में ना रह जाएं और वो टॉक्सिक रिलेशन की तरफ ना वही जाए। मैंने बात जो की है कि आपकी ना कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई एक पार्टनर को कोई बात फील होती है, आप डायरेक्ट बात कर दें कि ये बात मुनासिब है, ये इस तरह हो सकती है। दूसरा, अगर ये पहले ही बात तय हो जाए कि हम लोग कोई मसला हो आपस में बैठ के बात कर लेंगे, बजाय इसके कि हम दिल में रखें या कुछ इस तरह हो। और कोई भी मसला हो उसे मैक्सिमम अर्ली रिजॉल्व करें उसको। अगर आप वो दिनों महीनों तक चले, वो बात फिर आपकी सालों तक जाती है। जितनी जल्दी हो आप उसे रिजॉल्व करें। जहाँ पे आपको लगा ना छोटा इशू है या बड़ा इशू है,
एक खाने की टेबल पर ही सही, कहीं वॉक पे ही सही, चाय पीते ही सही, डिस्कस है, बिल्कुल वेंट ऐसे। आउट करें, और डिस्कस एक करें, दूसरे की अचीवमेंट्स पे एक दूसरे को जरा Support करें। हाँ सपोर्ट करें, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ जो उनके इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, उनके साथ मिल के आप करें, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो आपकी वॉक हो, चाहे आपका कोई मूवी देखना हो सही या बात कहीं है। पे आउटिंग हो, आप लोग एक दूसरे को टाइम दें। अच्छा, और इसमें क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्योंकि आज मौजू भी यही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्सेशन करना, बातचीत करने से मसाइल हल हो जाते हैं, और सिर्फ मियाँ बीवी का आपस में ही कॉन्वर्सेशन करना, या कि समटाइम आपको लगता है कि नहीं, बड़ों को इन्वॉल्व मसाइल करना नहीं, चाहिए प्रैक्टिकली भी। प्रैक्टिकली? सबसे पहली बात, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं वही बात करूंगी, ये टॉक्सिक रिलेशन सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं है, कहीं भी हो सकता है। इवन के पेरेंट्स भी देखा है बड़े कंट्रोलिंग होते हैं, बच्चों का बार बार मोबाइल चेक करेंगे या बार बार उन्हें कहेंगे तुम्हारे फलाने दोस्त के तो इतने नंबर आए हैं, तुम्हारे क्यों कम आ रहे हैं, तुम तो हर वक्त सोते रहते हो, या तुम हर वक्त ये करते हो। सही बात है। वो बच्चों को भी मतलब टॉक्सिक की चीजें personality फील shatter होती हो हैं। जाती है। पर्सनैलिटी शेड, मतलब बच्चे के पास या किसी के पास जब आप बैठे, उसे आप अच्छा फील कराएं। मतलब इंसान उसके पास बैठना पसंद करता है जहाँ बैठ के आप कॉन्फिडेंट फील करें, अपने आप को छोटा महसूस ना करें, वहाँ लोग बैठना पसंद करते हैं। वरना लोग ज़ाहिर हम कहते हैं हमारे बच्चे आइसोलेशन में क्यों जा रहे हैं, आइसोलेशन में क्यों जा रहे हैं, वो देखते हैं हम आके बैठेंगे, हमारी इस बात पे नुक्ताचीनी होगी, हमें ये टोका जाएगा, वो किया जाएगा, देन वो अवॉइड करना शुरू बड़ा कर देते हैं। toxic environment ज़ाहिर होता है पेरेंट्स घर को का। छोड़ नहीं सकते, बाकी जो सिबलिंग्स होती हैं उन्होंने भी, फिर ये है कि आप फिर उनसे डिस्टेंस रखना शुरू करें। जो टॉक्सिक लोग हैं आप उनसे डिस्टेंस रखें, काम की बात करें, गैर ज़रूरी ना करें। और ऐसे में अगर आप खुद टॉक्सिक हों, आपको पता भी ना हो कि आप टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक बंदा खुद अपने आप को कहता तो नहीं है, कहता वो नहीं अपने है आप को ना। हमेशा कहता है आई एम आप राइट, देखिए ये I सबसे बड़ा am मसला है, right, वो हाँ वो स्टबर्न अपने आप होता को है। फिर उसका वो दूसरे लोगों को चाहिए कि वो उस तरीके से उसको डील करें। हम तो बता रहे हैं ना कि आपने डील कैसे करना है। जो खुद टॉक्सिक है, अगर उन्हें पता है तो वो अपनी थेरेपी के लिए जाएं, साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, अपनी counseling कराएं करवाएं, अपनी, काउंसलिंग बिल्कुल। करवाएं अगर उनको पता है। और दूसरी बात है, बच्चों का जो भी बिहेवियर हो, पेरेंट्स को सब पता होता है। पेरेंट्स को पता होता है हमारा बच्चा एग्रेसिव है, हमारे बच्चे में ये मसला है, वो पकड़ के कर देते हैं उसकी शादी होगी तो ठीक हो ये जाएगी। भी तो बड़ा मसला है भाई ना। बीवी सबसे बड़ा उसकी मसला आ रही है, शादी करके आपके बेटे को ठीक करने तो नहीं हाँ, आ वो रही कौन सी साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट है, ना भी हो या उसने तो उसका क्लाइंट काम तो थोड़ी नहीं लिया हुआ है। है। आप उसे अपना ठीक बेटा उसके हवाले करें तो वो आगे उसको ठीक रखेगी। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि हमारे यहाँ अभी तक ये माइंडसेट प्रिवेल कर रहा है, जिसमें कहते हैं वो जी बच्चा ठीक नहीं है, शादी करेंगे ठीक हो शादी जाएगा। करेंगे ठीक हो जाएगी। नहीं, और दूसरा ठीक रखेगी क्यों, मतलब वो ठीक आपने अपने आप को खुद रखना है, उस रिश्ते को रखना है, और अब दो लोग देखिए, अपने अगर ऊपर बच्चों काम की करेंगे तो एंगेजमेंट हुई है, या मतलब सम टाइम होता है एंगेजमेंट होती है, बच्चों को थोड़ा बात करने का मौका दिया जाता है, तो उसमें भी आप ये जज करें कि लड़का कंट्रोलिंग तो नहीं है बहुत ज़्यादा। बाज़ औक़ात लड़के एंगेजमेंट के बाद लड़कियों को इतना टीज़ करते हैं, मैंने फ़ोन किया था तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम्हारा फ़ोन इतनी देर से एंगेज क्यों था, तुम अपने फ़लाने कज़न से क्यों बात कर रही थी, तुम उसके साथ क्यों गई थी। मतलब वो बच्ची का जीना हराम कर देता है। अगर तो आप एंगेजमेंट के बाद ये लड़की दोनों आपकी तरफ से हो खुश है, सकता है वैसे। लड़की आपकी खुश है, मतलब देखें लड़कियां तो एडजस्ट कर लेती हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेती हैं, लड़के की जो चीज़ें हैं ना ये आगे प्रॉब्लम करती हैं। तो अगर आपकी बेटी निकाह करके या मंगनी करके खुश है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, उसके चेहरे पे खुशी है, तो ये रिश्ता चलाएं। ये भी बड़ी अगर आप important फील बात करें कि लड़की स्ट्रेस में है, मैंने अक्सर देखा है बड़ी बड़ी मंगनियाँ, एंगेजमेंट, इवन के निकाह टूट जाते हैं कि लड़की स्ट्रेस में है, वो उसे टीज कर रहा है लड़का, वो घर वालों को बता भी नहीं रही है। तो अगर आपकी बेटी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस रिश्ते को मत चलाएं। आपको बिफोर टाइम पता चल गया है। माइंड में आ गया कि एक लड़की थी, उसकी मंगनी हार्डली, बल्कि हार्डली तो नहीं कहना चाहिए, उसकी मंगनी कोई आई थिंक 2-2.5 साल चली, मंगने के बाद उसकी शादी हुई। अब ज़ाहिर 2.5 साल की आपकी मंगनी है तो आपका कांटेक्ट भी है, आपका मिलना जुलना भी है, फैमिलीज़ की गैदरिंग्स भी हो रही हैं, आप उससे बात भी कर रहे हैं। 2.5 साल बाद जब शादी होती है, लड़का उससे बताता है जी कि आई वॉज इन्वॉल्व समवेयर एल्स, मैं शादी तो कहीं और करना चाहता था, और वो लड़की से मिलवा भी रहा है कि मैं शादी तो करना चाहता था, इससे हमारी नहीं, बट वी आर फ्रेंड्स। अब ये है कि चलना भी है, तो वो लड़की एक स्ट्रेस में तो गई। लेकिन मेरा क्वेश्चन करने का मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उस लड़की की भी क्या जिम्मेदारी थी। 2.5 साल में आई थिंक शी फेल्ड। उस 2.5 साल में अगर वो नहीं पहचान पाई उस शख्स को, शी फेल्ड एक्चुअली। ऐसे में जो वक्त आपको मिलता है निकाह, नहीं, ये बच्चों को ये चाहिए कि अगर उन्हें कोई चीज़ ऐसी फील होती है अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, उन्हें कॉन्फिडेंस में लें। लेकिन वो जब ये करेंगे ना, जब आपके घर का माहौल ठीक होगा, आपके पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं होंगे, जब उन्हें पता है कि अच्छा बच्चा जो friendly बात माहौल करेगा होगा, मुझे उसको सपोर्ट करना है, या उसको मतलब सपोर्ट करेंगे,
तो बच्चे भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो बच्चियां कहती हैं इस टॉक्सिक माहौल से निकलो, आगे चाहे जहन्नुम में जाओ। हाँ, ऐसे ही एक होता है। टॉक्सिक माहौल से निकल के जी, दूसरे ऐसे टॉक्सिक ही माहौल में चली जाती हैं। अच्छा, टॉक्सिक लोग, जिस तरह आप बात करें ना कि लड़की को नहीं पता चला, ऑनेस्टली जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो बाजों का सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं, वो आपके सामने ऐसे होते हैं, वो दो तरफ ऐसे डील करते हैं कि आपको पता नहीं चलता। अपने आप को हमेशा ये विक्टिम उनका एक विक्टिम आर्ट बनाएंगे, है। अपने आप को विक्टिम बनाएंगे हमेशा। मतलब वो कर भी रहे हैं, किसी पे जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लेकिन विक्टिम अपने आप को शो करेंगे। मतलब वो ड्रामा क्रिएट, ड्रामा तो बहुत छोटी बात है, वो पूरे फिल्म मेकर होते हैं। सही बात है। अब ऐसे में भी ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा आती है, जो आपने पहले भी बात की मिसेस खाजा, कि बच्चों को ये सपोर्ट आपने फराहम करनी है, इन्वायरमेंट आपने देना है कि अच्छा कोई भी सिचुएशन उनके ज़िंदगी में आ रही है तो वो आपसे फ्रीली बात कर सकें। अगर वो बात करेंगे तो आपको मालूम होगा, ज़रा आप बड़े हैं, आपका तजुर्बा है, आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में मिसेस खाजा एक चीज़ और भी जो हमने देखी है, पेरेंट्स की तरफ से भी, बड़ों की तरफ से भी रवैया, एडजस्ट करो। जी, अब वो पेरेंट्स का कैसे यही होता adjust है, करें? पेरेंट्स का यही होता है। ज़ाहिर है उनको भी होता है कि अब बच्चों की हमने शादी की है, किसी भी तरीके से इसको चलाओ, लेकिन चलाने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। जब बंदा एक हाथ उठाना शुरू कर दे या कुछ ऐसी बातें हो जाएं कि जी मैंने तो बाहर भी शादी की हुई है तो ये भी है, तुमने रहना तो रहो, ये चीज़ें बच्चों को बता देनी चाहिए पेरेंट्स को, और ऐसी चीज़ें नहीं चलती। और मामला अगर अब्यूज तक आ चुका है ना, abuse तो तक वो आ फिर चुका है ना, इमोशनल जिस अब्यूज दिन है, वो पहले दिन physical अब्यूज abuse। हो उस दिन गुड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो एक जब हाथ उठ गया है ना, फिर वो हाथ रुकता नहीं है। बिल्कुल चाहे आप बाद में वो कह दे सॉरी मैं मेरे से गलती हो गई, वो चाहे आपसे कह दे कि आइंदा नहीं होगा, मेरे पे ये कैफियत तारी थी, मेरे पे वो कैफियत तारी थी, वो हाथ अब उठ चुका है, वो अब उसका तो जो वो कैफियत बॉस के सामने क्यों नहीं तारी होती है? वही ना, Very वो जब true. जब काम करने Very true. जब उस बंदे काम पे उठती है जब हमेशा। काम करने के लिए बाहर जाते हैं आप, तो बॉस आपका की आप boss डांट सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, वहाँ तो आप बिल्कुल नहीं बोलते। आपको फाइल लाने को कहता है, लोगों आपको के काम सामने पे आप बड़े डांटता है। हैप्पी हैप्पी और बड़े फ्रेंडली होते हैं कि ही सो फ्रेंडली फलाना ये वो, लेकिन वो सारा घर वाले उतरता बता बीवी के सकते हैं, सामने। बीवी के नहीं, सामने वो बताते वही हैं। बता रही हूँ ना कि वो पेरेंट्स के सामने क्यों नहीं होता, वो बॉस के सामने क्यों अपने नहीं से होता, ताकतवर के सामने वो क्यों नहीं अपने होता? से ताकतवर के सामने क्यों नहीं होता, वो अपने किसी दोस्त के सामने क्यों नहीं होता, अपने बहन भाइयों के सामने क्यों नहीं होता, वो सिर्फ बीवी के सामने क्यों कैफियत तारी हो जाती है। सो वो कौन सी वाली कैफियत है, उसको क्या नाम दे सकते हैं, वो आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि ऐसी कैफियत को क्या नाम दिया जाता है। वो सिर्फ ये है कि आप जो है ना, आपके दिमाग में मिसोजनी ही है, आपके पर्सनालिटी में मिसोजनी, आप ये चीज़ देख रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ कि अगला बंदा जब आपके जहन में आपसे वीक आपको लग रहा होता है ना, कि वीक है, वल्नरेबल है, उसकी हैसियत आपसे कम है, आप उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, ये उस सूरत में होता है कि आप उस पर हाथ उठाते हैं, आप उसको अब्यूज़ करते हैं, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। एब्सोल्युटली ऐसे। मैं कहा जब ये मौजूद तुम्हारा है बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेकिन चूंकि आपका एक्सपीरियंस भी है एज अ कंसल्टेंट फॉर मैरिज, आजकल के दौर में शादियां होते हुए आप क्या देख रही हैं, किस तरह के सवाल होते हैं, कितना माइंडसेट बदला है, कैसे हम कास्ट से बाहर निकले हैं, कैसे हम हेल्दी शादियों की तरफ बढ़े हैं, ताल्लुकात बेहतर मैं कैसे हो? बताऊँ, सॉरी टू से कि आजकल शादी का मकसद शादी नहीं रहा। अच्छा। एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की लोगों को नहीं चाहिए होती है। लड़की में ये एजुकेशन होगी तो हम करेंगे, अच्छा। उसकी इतनी हाइट होगी तो हम करेंगे, उसका ये स्टेटस होगा, इस इलाके में रहते होंगे तो हम करेंगे। अच्छा। मतलब इन चीज़ों ने इतना प्रॉब्लम कर दिया है ना कि मतलब लोग, लड़की वाले भी लड़के वाले भी, दोनों इसमें मटेरियलिस्टिक हो गए हैं बहुत लड़के ज़्यादा। वाले ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आ दोनों गए हैं, दोनों फैमिलीज, तरफ दोनों से है। फैमिलीज। मुझे लगता है यहाँ पे लड़की वाले ज़्यादा मटेरियलिस्टिक उसमें जाते हैं। सॉरी, आई एम बीइंग बायस्ड, बट हमने ये सिचुएशन, क्योंकि लड़की ने उस घर में जाना होता है ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही होती हैं कि लड़का जो भी वेल सेटल्ड होना चाहिए, फलाना घर होना चाहिए, गाड़ी होनी सेपरेट चाहिए, हो, मतलब जॉइंट फैमिली सेपरेट ना हो, हो, स्टेटस हो, इनफैक्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देखी जा रही लेकिन होती हैं। ज़्यादा अभी तक लड़के वाले ही फंसी हैं। अच्छा। कि मतलब उसकी इंजीनियर डिग्री के वो जॉब कर सके, ऐसी प्रोफेशनल डिग्री हो या कोई सिटीजन हो या उसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ हो जो हमारे लिए, या फिर ये कि अच्छा वो useful डॉक्टर इंजीनियर तो जॉब भी ना करती हो, सम टाइम ये भी तो शर्त आ जाती है ना। नहीं जॉब तो कराएंगे, मतलब अगर लेके जा रहे हैं तो जॉब तो कराएंगे। अच्छा, अब ये एटलीस्ट माइंडसेट चेंज है कि जॉब करा, कहते हैं जॉब ये करें। माइंडसेट जॉब कराएंगे। ये दूसरी तरह वाला माइंडसेट अच्छा। से जो केसेस हैं मुझे इशारा करें, वो ये होता है ये कि कमा के लाएगी, कमा के कमा के लाएगी लाएगी। और साथ जो है वो लेके चलेगी, घर में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करेगी, स्टेबल फाइनेंशियल उसके स्टेबल लिए। होगा थोड़ा। अब आज मेरे के ख्याल में लिए मियां देखा बीवी जा दोनों रहा के पर्सपेक्टिव से तो खैर अच्छा है, लेकिन अगर ये
खानदान वाले ये सोच के लेकर आ रहे हैं कि वो कमाएगी और हमें भी But पालेगी, she is that's not- wrong. she is Government not job हो, bound to permanent us. job Of course not, of ये वाली course बात not. है हाँ, ये तो कि मर्द की वो जिम्मेदारी है। करे या ना करे, इस पे उसकी फ्री विल है, उसकी उस फ्रीडम पर है, इस चीज़ restriction नहीं पे, होनी चाहिए restriction उसकी नहीं होनी अपनी। चाहिए। देखिए जब लड़की की शादी होती है, फैमिली वगैरह जब स्टार्ट होती है, तो बच्चियां मोस्टली खुद ही मतलब उसको छोड़ देती हैं, घर को टाइम देती हैं, बच्चों को टाइम देती हैं। लेकिन अगर आप उसे फोर्स करें कि नहीं आपने करना ही करना है, तो ये गलत वो बात बात है। गलत है। अच्छा, मेरे ख्याल से क्या इसमें ये भी होता है कि शादी करते हुए, रिश्ता करते हुए कुछ चीज़ें जो है ना डिस्कस हो जाती हैं। अच्छा, कि जिस तरह आपने भी कहा ना कि वो जॉब ये करती हो या ना करती हो, अक्सर जब ये चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं पहले, वो चाहे लड़की की साइड से है कि भाई मैं तो जॉब करूंगी, जब वो पहले से बताते हैं कि मैं वहाँ शादी करूंगी जहाँ मुझे इजाज़त होगी कि मैंने जॉब करनी है, या लड़के वाले कहते हैं कि हम चाहते ही हैं कि जो भी हम शादी करें तो आप दोनों मिलकर अपना घर चलाएं, दोनों जॉब करें। अगर चीज़ें पहले डिस्कस हो ये जाए तो बातें अच्छा पहले हो रहता है। जाती हैं वैसे। हो जाती है। हाँ, मतलब जैसे जो बच्चियां मतलब अक्सर कह देते हैं बच्ची हमारी बाद में जॉब करेगी, वो हमें चॉइस दे देते हैं, फिर हम ऐसी ही फैमिली रिकमेंड करते हैं जिसको इस बात पे इशू नहीं है। Okay. कुछ लोग कहते हैं बच्ची पढ़ी लिखी जरूर हो, लेकिन हम चाहेंगे कि वो जॉब ना करे बाद Okay. में। तो आप उसी तरह की कुछ family लोग देख लेते हैं कुछ लोग मना कर देते हैं, नहीं अगर बच्ची ने इतना पढ़ा हुआ है तो वो जॉब करेगी, वो बात फिर आगे नहीं देखते। तो ये ज्यादा बेहतर है कि इसमें देख के आगे चले। उस लेकिन हिसाब इसमें क्या ये होता है कि वो कहते हैं शादी के बाद देख लेंगे, नहीं ये नहीं होता? ये नहीं होता। अच्छा, ड्रामा में ही होता है फिर। जो चीज़ें, अरेंज हाँ, मैरिजेस होती हैं उसमें तो ये सारी वो तो फिर चीज़ें बाद बहुत- में फिर वो टॉक्सिक लोग बन जाते हैं और फिर वो अपनी जब मर्जी चलाते हैं तो फिर या जो काम चीज़ें खराब हो करते हैं जाता तो है। फिर अच्छा, वही हो ऐसे में जाता जो है। शादियां कुछ हमने देखा है कि रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो जाते हैं और शादियां नहीं चल पा रही होती हैं, बड़ी मुश्किल से घसीट के शादियों को चलाया जा रहा होता है, वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली जो मैं बाकी फैमिली की बात कर रही हूँ कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि जिस तरह जॉब के पर्सपेक्टिव से भी या ओवरऑल भी कि जो फ्यूल इन द फायर होता है। और एग्जैक्टली आपने अगर अपने पेरेंट्स से शेयर की है एक बात अपनी एक आप वेंट आउट कर रहे हैं बेसिकली, और वहाँ से भी आपको पॉजिटिविटी बताने के बजाय कि पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में डाली जाएं कि नहीं आपने रिश्ते को बेहतर कैसे करना है, वहाँ से भी कहते नहीं नहीं वो तो है ही ऐसी या वो तो है ही ऐसा। ये वाली जो चीज़ें होती है ये कितना इफेक्ट करती है, कितना इम्पैक्ट इनका होता है शादियों पे? शादी में ये है कि जैसे मतलब बच्चों आपस में अगर उनकी नहीं बनती, सम टाइम रीज़न हो जाता है, कोई फैमिली में ऐसा मेंबर होता है, सम टाइम्स लड़के की मदर होती है, सम टाइम लड़की की मदर होती है, या बीच में कोई ऐसा फैमिली मेंबर होता है जो उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या उन्हें अच्छा नहीं लगता। सम टाइम कोई घर में ऐसी नंद होती है जो डिवोर्स हुई होती है या ओवर एज होकर घर में बैठी होती है, तो वो उन्हें नहीं सेट होने देती, वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है काफ़ी इनमें। तो इसलिए बेहतर है कि आपस में आपने खुद अपने रिलेशन को हेल्दी रखना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं मेक होना। श्योर करेंगे किसी से अपने रिलेशनशिप को इस तरह से बुराई ना करें अपने पार्टनर की। Very ये right. बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्पेशली अपनी फैमिली में। देखें आप तो अदरवाइज भी सभी हाँ श्योर, लेकिन वैसे एक बात करें, वैसे फ्रेंड्स के साथ तो चलें आप शेयर कर लेते हैं, वो एक दूसरे आपको और आप उन दोस्तों से शेयर करते हैं जहाँ से आपको पता होता है कि sincere हैं, आपको अच्छा सिंसियर और सेम एडवाइस sincere मिलेगी। advice देंगे। मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हुआ, अगली चीज़ क्या होती है कि लड़की ने जाके अपने घर में बता दिया कि वो तो है ही ऐसा वैसा कि, और वो उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि उस टाइम पे आप गुस्से में हैं, एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आपने जिक्र कर दिया, अगले दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद या घंटे बाद आप दोनों मियाँ बीवी आपस में ठीक हो गए, ठीक है आप तो सही हो गए, लेकिन वो जो दरार पैदा होगी, वो जो आपकी फैमिली के दिल में अगले बंदे की रिस्पेक्ट कम होगी है, आप उसको कैसे ठीक करेंगे? आप उसको कब तक ठीक कर, तो वही बात है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको रिजॉल्व वो करना अंदर ही बहुत रहने important चाहिए, है। वो किसी और को नहीं होने दैट्स चाहिए। वेरी ट्रू। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर रखें, उनको अंदर ही ठीक करें, एब्सोल्युटली ठीक करेंगे तो फिर काम चलेगा, वरना वही काम बात खराब आ होगा। जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो, और वो आपने अपने सेट किए होते हैं पैरामीटर्स भी, अपनी बाउंड्रीज भी सेट की होती हैं, आप डिस्कस भी किया होता है, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो काम खराब होता है। तो आज का बुनियादी मौजू ये था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कितने मुतासर करते हैं हमारी ज़िंदगियों को और कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है। वी आर मैच्योर इनफ टू डील विद इट। मेरे ख्याल से थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन में आपसे लेनी है इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, रिलेशंस पे इन्वेस्ट किया करें, टाइम भी, एनर्जी भी, इमोशंस भी, एवरीथिंग, और हर म्यूचुअल, इट शुड बी म्यूचुअल ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।